अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल्स उर्दू लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज आपके लिए बहुत ही अच्छा नावल लेकर आई हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त नावल है। उम्मीद करती हूँ आपको ये नावल पसंद आएगा। तो इस नावल को आप शुरू करते हैं। इसका नाम है राह दिल के मकीन और इसकी राइटर है नूर अब्बास। एक्सक्यूज़ मी, मुझे एफआईआर लिखवानी है, क्या मुझे गाइड करेंगे कि मुझे किस तरफ जाना है? वो एसएचओ से एक मुलजिम की हिस्ट्री सुन रहा था जब ये आवाज़ इसके कानों में पड़ी। जी बीबी, आप इस तरफ चली जाएं। हवलदार बोला, थैंक्स। वो शान बेनियाजी से हवलदार की बताई टेबल तक आई। अस्सलाम वालेकुम, मुझे एफआईआर दर्ज करवानी है। वो इस टेबल पर मौजूद सब इंस्पेक्टर से मुखातिब हुई। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं, हम तो बैठे ही अवाम की खिदमत के लिए हैं जी। वो मोटी तोंद वाला सब इंस्पेक्टर अपनी तोंद को अंदर करता बामुश्किल फंसी आवाज़ में बोला, क्या रिपोर्ट दर्ज करवानी है? क्या हरासमेंट किया किसी ने? वो सब इंस्पेक्टर ज़्यादा ही जोश में आ गया। नहीं, वो यकलफ्ज़ी जवाब देती बोली। तो फिर कोई धोखा देकर भाग गया? इससे हवालात की सैर करवाना चाहती हैं? बताएं मुझे, अभी साले को जेल में लाते हैं। इसने अब की बार भी नफ़ी में सर हिलाया। तो क्या पर्स चोरी हो गया और इसमें आपकी काफ़ी सारी चीज़ें थी? आप मुझे इन चीज़ों के नाम दर्ज करवाएं। आप कुछ बोलने देंगे तभी तो हम बोलेंगे ना। अजीब है, आप कब से खुद ही अंदाज़े लगाए जा रहे हैं। अगर आप इतने ही जीनियस होते तो अब तक इसी सब इंस्पेक्टर की होस्ट पर होते। बड़े आए। इसने साफ साफ वो पुलिस वाले की इंसल्ट की। यूनिवर्सिटी जाते वो मेरा एनआईसी कार्ड कहीं गिर गया है, इसकी एफआईआर करवानी आई हूँ ताकि नया बनवा सकूँ। अब के वो भरमी से बोली, जबकि अब वो पुलिस वाला शराफत के जामे में आता हवलदार को एफआईआर लिखने का इशारा कर गया। कब से गुम है बीबी जी? हवलदार ने पूछा। 2 दिन हो गए, वो मुंह बनाए बोली। नाम क्या है? हवलदार ने पूछा। जवाब में इसने अपनी एनआईसी कार्ड की कॉपी हवलदार को थमाई, जिस पर वो खामोशी से सारे ख्वाहिश रजिस्टर पर लिखने लगा। ये नहीं बीबी जी, अब आप नादरा में जाकर जमा करवा लें। वो तो मैं करवा ही लूँगी। वो हवलदार से कागज झपटती अपने दोस्त का हाथ थामती वहाँ से निकली और बाहर गाड़ी में बैठती चली गई। जबकि वो काफ़ी देर से अपने ऑफिस में बैठा इसकी आवाज़ से अपने कानों को मुनव्वर कर रहा था, बाहर आ गया। अभी थोड़ी देर पहले कोई मोहतरमा यहाँ से गई है। वो किस लिए आई थी? जी वो एफआईआर के लिए। वही सब इंस्पेक्टर अपनी दांतों की नुमाइश करता बताने लगा। अच्छा, किस सिलसिले में? इसने पूछा, जबकि लहजा सरसरी सा था। जी इनका एनआईसी गुम हो गया था तो इसी सिलसिले में आई थी। रजिस्टर दिखाओ मुझे एफआईआर का। इसने हवलदार से रजिस्टर मांगा। हवलदार ने इसे फ़ौरन इसके हवाले किया। तुम ज़रा कम ही ओवर स्मार्ट बना करो, क्योंकि तुम जितनी कोशिश करते हो उतने स्मार्ट नहीं, ना सरापे से ना अकल से। वो इसकी मोटी तोंद की तरफ इशारा करता बोला और अपने कैबिन में आ गया। आज की डेट लिस्ट में सिर्फ इसी मोहतरमा की एफआईआर थी। नाम नायाब राना वल्द सेठ राना उमर। ओह, तो आप सेठ राना की छोटी साहबजादी हैं। तो आखिर बिल्ली थैले से बाहर आ ही गई। फिर तो खूब मज़ा आने वाला है इस बिल्ली चूहे के खेल। तो लेट्स स्टार्ट। बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे राना सेठ राना। वो रजिस्टर पूरी कोस से बंद करता नफरत से बोला। वो जैसे ही घर में दाखिल हुआ, इसकी दोनों शहजादियाँ बाबा बाबा करती इसके पैरों से लिपट की। रोज़ का यही मामूल था। इसकी गाड़ी के हॉर्न से ही पहचान जाती थी बाबा आगे। बाबा, हरीम ने मुझे मारा। मरीम ने बहन की शिकायत लगाई, जबकि इसकी बात पर हरीम ने मुंह फैलाया। आय हाय राशिदा, लेकर जाए नाफत की। पर कालों को अंदर आते ही मेरे बेटे को चिमट जाती हैं। ये भी नहीं देखती कि वो कितना थक के आया है, बस आते ही साथ एक दूसरे की शिकायतें लगाने लग जाती हैं। वो तड़ाब अली की दादी थी। शुरू से ही दोनों बच्चियों से खार खाती थी, पता नहीं क्यों। दादी की बात पर वो दोनों सहम कर मजीद बाप से चिमट गई। अरे नहीं दादो, बल्कि इनको देखकर ही मेरी सारी थकन रफू चक्कर हो जाती हैं। बेटियां होती ही इतनी प्यारी हैं। ये बात तो बरखुदार आपने बिल्कुल ठीक ही। वाकई बेटियों से ही तो घर में रौनक होती है। अब के जहाद अली तराब के बाप ने वहां आते हुए कहा। शाबाश है जाहिद, तुम दोनों हमेशा की तरह माँ और दादी को ही झूठा करना। मैं इस बात से कब इनकार करती हूँ, पर इनकी माँ का भी तो पता चले ना, कौन है, कहाँ है, किस खानदान से है। भी सही है, सही या नहीं क्या पता किसका गुनाह। बस दादी, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ और एक बार फिर कहता हूँ कि इनकी माँ मेरी यूनिवर्सिटी की काफ़ी अच्छी दोस्त थी, जो कि मेरी परियों का तोहफा देकर अब इस दुनिया में नहीं रही। इसलिए प्लीज़ आप इसे अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं कर सकती तो कम से कम बुरे लफ्ज़ भी इस्तेमाल ना करें। कहते साथ वो दोनों को बाजुओं में उठाए अपने रूम में ले गया, जबकि दादी पीछे तलमिला कर रह गई। देखा तूने जाहिद पुत्र, इतना सा था, हाथ के इशारे से बताया गया। जब तुम्हारी बीवी तुम्हें तनहा करगी तब तन्हाई के ख्याल से इसकी माँ बन गई, और आज वो मेरे ही मुंह को आ रहा है ना। क्या कहा है मैंने इससे? सिर्फ बहू के खानदान का ही तो पूछती हूँ, ताकि कल 4 लोगों ने मुझसे पूछ लिया कि पोते ने शादी कहाँ की, कौन सी खानदान की लड़की थी, तो बता
भला मैं क्या जवाब दूंगी, जबकि नफीसा भी मुझे बार बार शहला के लिए कह रही है कि तराब से बात करो शादी की। अब बताओ भला, ये जो अचानक से 2 बच्चियां ले आया है ना, इनकी माँ का पता ना, ये पता कि इसने शादी कब की, बस ये बताया कि ये मेरी बच्ची है और इनकी माँ हमें छोड़कर जा चुकी है। अब के जहाँ हरा फूट फूट कर रोने लगी। अम्मा आप तसल्ली रखिए, अभी वो परेशान है और फिर वो बिन माँ की बच्चियां हैं तो इस वजह से तराब थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। वक्त के साथ साथ वो ठीक हो जाएगा। अब ऐसे करें, नफीसा के कान में तराब की शादी और इसकी बच्चियों की बात डाल दें। अगर फिर भी वो माता है तो इससे बड़ी क्या बात होगी। बस एक बार तराब हामी भले से शादी के लिए, फिर बच्चियों का क्या करना है मुझे अच्छे से मालूम है। मेरी नवासी और बेगानी औलाद को पाले अल्लाह जाने जायज़ भी है कि ना। बेटी की बात पर उस बात में सर हिलाती दिल ही दिल में बोली, जबकि जहाद अली माँ की सोच से बेखबर खुश से हो गए। वो यूनिवर्सिटी से हॉस्टल जाने के लिए निकली कि अचानक एक गाड़ी इसके करीब से निकली। इससे पहले वो कुछ समझती कि कुछ बंदे इस गाड़ी से निकले और ज़बरदस्ती से गाड़ी में डालने लगे। जबकि नया मुसलसल हाथ पांव मार रही थी, तभी किसी ने इसकी नाक पर एक रुमाल रखा, जिससे वो मुकम्मल बेहोश हो गई। इसे जब होश आया तो उसने खुद को किसी कमरे के बेड पर लेटा पाया। वो खुद को वहां लेटा पाकर एकदम से उठ खड़ी हुई। अपने वजूद पर इसने अपना दुपट्टा ना पाया। इसने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई तो वो इसे बेड की दूसरी तरफ पड़ा मिला। वो जल्दी से दुपट्टे की तरफ बढ़ती, दुपट्टे को अच्छी तरह से अपने इर्द गिर्द लपेटा, तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। एक मुलाजमा टाइप खातून कमरे में दाखिल हुई, जिसके हाथ में सिर्फ जोड़ा और दूसरी चीज़ें थी। कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? नायाब इस औरत की जानिब बढ़ी। मैम साहब जी ने ये चीज़ें भेजी हैं, आप जल्दी से तैयार हो जाएं, अभी थोड़ी देर बाद आपका साहब जी से निकाह है। नायाब का तो इस औरत की बात सुनकर दिमाग ही खोल उठा था। ऐसे कैसे भला निकाह? ऐसे भी हो सकता है? ना जान ना पहचान, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? भला इस तरह भी निकाह होता है? नायाब चीखी। वो मुझे नहीं मालूम, सीधी तरह तैयार हो जाए वरना फिर अपनी बर्बादी के लिए तैयार रहे। वो औरत नायाब से कहती वहां से चल दी जाते हुए वो दरवाज़ा लॉक करना ना भूली थी, जबकि नायाब भी इसके पीछे गई, पर तब तक दरवाज़ा लॉक हो चुका था। खुदाया, मैं कहाँ फंस गई? मेरा फ़ोन, इसे कुछ याद है? इसने अपना बैग सारे रूम में ढूंढा, पर वहाँ कुछ होता तो मिलता ना। दूसरे कमरे में अली बैठा ये सब एलसीडी की स्क्रीन पर देख रहा था। नायाब थका हार कर बेड पर बैठ गई, तभी कमरे में मुकम्मल तौर पर अंधेरा छा गया। नायाब डर गई थी। शाम ढल के रात की स्याही में तब्दील हो चुकी थी। चांद की पहली दूसरी तारीख होने की वजह से रोशनी भी ना होने के बराबर थी। नायाब, जिसे अंधेरे से फोबिया था, कुछ वही नहीं था कि चीखे मार मार कर सारा घर सर पर उठा लेते कि कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। कोई कमरे में दाखिल हुआ। नजर तो कुछ न आया, पर किसी के मजबूत कदमों की चाप नायाब को सुनाई दी, जो बिल्कुल इसके करीब आकर रुकी, जिससे आने वाले को मालूम होकर नायाब कहाँ है। नायाब जो डर के खड़ी हो गई थी, इसे अपने चेहरे पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई। मैं तुम्हारा जवाब सुनने आया हूँ। सख्त लहजा नायाब की रीढ़ की हड्डी तक में ससराहट होने लगी। मेरा जवाब अब भी वही है। नायाब अपने कपकपाते लहजे पर काबू पाती मुश्किल बोली, मुझे सिर्फ हाँ में जवाब चाहिए। ज़बानराज औरतें मुझे कतई पसंद नहीं है, समझी? वो इसका मुंह दबोचता बोला, देखें आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानती, प्लीज़ मुझे घर जाने दो। वो मजामत करती मुश्किल बोली, जिसमें वो नाकाम रही। मैंने कहा मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो। वो ज़्यादा ज़ोर से दबोचता बोला, ना। नायाब ने भी तकलीफ की इंतहा पर पहुंचते हुए कहा, ठीक है, निकाह तो मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा था, वरना मेरा काम तो वैसे ही हो जाएगा। कहते साथ इसे नायाब को बेड पर गिराया और खुद इसके ऊपर झुक गया। इसके दोनों तरफ हाथ रखता वो इस पर झुकने लगा कि वो चीखी, मैं राजी हूँ। नायाब ने क्लब से आंखें मींची। कहा क्या? मैंने सुना नहीं। वो इसके कान पर झुककर बोला, हाँ हाँ। नायाब जोर जोर से बोली, जबकि इसका यूं कहना मुकाबल के होंठों पर मुस्कुराहट बखेर गया, जिसे अंधेरे के सबब नायाब देखने से अनजान थी। गुड गर्ल, जल्दी से रेडी हो जाओ। अली कहता इसके ऊपर से हटा। यूं ही ठीक है, भला लाश को कौन तैयार करता है? पीछे से इसे नायाब की आवाज़ सुनाई दी, मैंने जो कहा है वो करो, ज़्यादा बकबक करने की ज़रूरत नहीं। अली ये कहता बाहर चला गया। दरवाज़ा बंद होते ही कमरा रोशनी में नहा गया। अली के जाने के बाद वो बेतहाशा रोई और बिलाखिर खुद को हालात के धारे पर छोड़ती कपड़े उठाती तैयार होने चलेगी। फिर कुछ ही देर बाद वो नायाब राना उमर से नायाब अली बन चुकी थी। नायाब निकाह के बाद इसको इस शख्स के पहलू में बैठाया गया, जिससे इस वक्त सबसे ज़्यादा नफरत महसूस हो रही थी। इसी नफरत के ज़रिए से इसने एक नज़र गलत भी ना डाली इस पर। फ़ोटो वगैरह के बाद वही मुलाजमा इसे वापस इसी रूम में ले गई। कमरे में आती इसने फ़ौरन से बिस्तर अपना अपना आप इस लिबास से आज़ाद किया और यूनिफॉर्म जेब तन किया। वॉशरूम से बाहर आई तो कमरे में फिर अंधेरा था, जबकि कमरे में नाइट बल्ब की रोशनी थी, जिसमें से इसे सोफे पर एक वजूद बैठा नजर आया, जो टांग पर टांग रखी इसी को ताड़ने में मसरूफ था। नायाब को धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा था। लिबास क्यों चेंज किया तुमने? कमरे में इसकी सर्द सी आवाज़ गूंजी।
آپ نے ہی تو کہا تھا کہ اگر میں آپ کی بات مان لوں تو تم اگر سوچ رہی ہو کہ تمہیں گھر جانے کی پرمیشن مل جائے گی تو تمہاری بھول ہے، میں نے یہ ہرگز نہیں کہا تھا۔ وہ اس کی بات کاٹتا سکون سے بولا، پلیز ایسا مت کریں، مجھے میرے ہاسٹل چھوڑ آئے، سب لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے میرے بارے میں؟ وہ منمنائی تھی، کچھ نہیں سوچ رہے ہوں گے، انہیں معلوم ہے تم اپنے کزن کے ساتھ کسی ایمرجنسی کی صورت میں اپنے گھر گئی ہو اور ایک ویک بعد ہی آؤ گی۔ میں نے تمہارے پرنسپل اور وارڈن سے بات کر لی ہے، اس لیے ایزی رہو۔ وہ سکون سے بولتا اپنی جگہ سے آہستہ سا چلتا اس تک آیا۔ ابھی تو آپ یہ بتائیں زوجہ محترمہ کہ کس خوشی میں آپ نے لباس چینج کیا، جبکہ ابھی تک تو میں نے آپ کو جی بھر کر دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ اسے اپنے بازو کے حصار میں لیتا اس کے کان میں سرگوشی نما لہجے میں بولا ہے، جبکہ اس کی اتنی قربت پر نایاب کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی۔ ٹیل می، وہ اپنی گرفت میں سختی لاتا بولا، جبکہ نایاب کو لگا کہ اس کی انگلیاں اس کی کمر میں پیوست ہو گئی ہیں۔ پلیز، مجھے درد ہو رہا ہے، وہ بھیگی آواز میں بولی۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، وہ انسنا کر گیا۔ سوری، میں ابھی چینج کر کے آتی ہوں۔ نایاب سر جھکائے رندی ہوئی آواز میں بولی، گڈ ڈیسیژن، جاؤ اور 5 منٹ میں آؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ وہ اس کی پیشانی کو چومتا نرمی سے آزاد کرتا بولا۔ نایاب جلدی سے واش روم میں بھاگی۔ اگلے 4 منٹ میں وہ لباس چینج کر کے آ گئی۔ یہاں آؤ، علی نے اسے اپنے پاس بیڈ پر بلایا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے نزدیک گئی اور سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ علی نے ایک ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی جانب کھینچا، جس پر وہ دھڑم سے اس کے اوپر گری۔ نایاب اٹھنے لگی، لیکن علی نے اس کی یہ کوشش ناکام بنا دی۔ رات بیتتی چلی گئی۔ اگلے دن جب نایاب اٹھی تو وہ روم میں اکیلی ہی تھی۔ وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے اپنی ایک ہی دن میں بدل جانے والی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی۔ کون تھا وہ شخص؟ کیا ہم پہلے کہیں مل چکے ہیں؟ کیوں کیا اس نے ایسا؟ بہت سے سوال تھے نایاب کے ذہن میں، لیکن وہ اس کے جوابوں سے انجان تھی۔ جتنی حیران کن بات تھی، نہ ایک شخص نایاب پر اپنی چھاپ چھوڑ کر جا چکا تھا، لیکن نایاب نے اسے دیکھا تک نہیں تھا۔ یوں ہی دن گزرنے لگے۔ علی اس دن کے بعد سے دوبارہ نہیں آیا۔ گھر میں صرف وہ اور ملازمہ ہی تھی۔ وہ وہیں اپنے بال بچوں کے ساتھ سرونٹ کوارٹر میں رہتی تھی۔ اس نے قریت کر ملازمہ سے کئی بار علی کے بارے میں جاننے کی کوشش کی، لیکن وہ زیادہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ علی نامی شخص کی جس کے نکاح میں وہ اس وقت تھی، وہ اسے ایک سونے کے پنجرے میں قید کر گیا تھا اور واپس پلٹ کر نہ آیا، ہفتہ ہونے کو آیا تھا۔ وہ پورا گھر گھوم پھر کر بور ہو چکی تھی۔ اسے گھر کا کونا کونا حفظ ہو گیا تھا۔ اس پر یاسیت سے چھانے لگی تھی۔ وہ گھنٹوں ایک ہی جگہ پر بیٹھی اپنی آئندہ کی زندگی کے بارے میں ہی سوچتی رہتی تھی۔ ابھی بھی وہ گھر کی پچھلے لان میں تھی۔ تبھی ملازمہ اس کا کالج بیگ اٹھائے اس کے پاس آئی۔ میم صاحب نے کہا ہے کہ آپ جا سکتی ہیں، یہ آپ کا بیگ، اور ڈرائیور باہر گاڑی میں آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ جبکہ وہ ملازمہ کی بات پر حیرت زدہ رہ گئی، اسے سمجھ نہ آ رہا ہو کہ اسے ہنسنا چاہیے یا رونا۔ ملازمہ سے کچھ پوچھنا بیکار ہی لگا، اس لیے چپ چاپ اپنا بیگ تھامتی ملازمہ کی پیچھے پورچ تک گئی، اور اندر کہیں وہ اس کی ایک ایک جنش کو بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے گاڑی کا پیچھے دروازہ کھولتی بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ ہوئی اور بنگلے کے گیٹ سے نکلتی چلی گئی۔ گاڑی کی آواز پر وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے اسے دیکھنے لگا، جو سر جھکائے پتہ نہیں اپنے ہاتھوں میں کیا کھوج رہی تھی، پھر دیکھتے دیکھتے وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ سوری میری جان، تمہیں تکلیف دینے کے لیے۔ خاموش سا آنسو اس کی آنکھ سے پھسلا۔ وہ کھڑکی بند کر کے بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ کمرے میں ہر جگہ نایاب کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ محسوس کرتا آنکھیں موند گیا۔ اسے ہاسٹل میں آئے دوسرا دن تھا۔ وہ جو سوچ رہی تھی، سب اس سے طرح طرح کے سوال کریں گے، لیکن یہاں پر کسی نے اس سے کچھ نہ پوچھا، جیسا کہ علی نے اس سے کہا تھا۔ لیکن پھر وہی بات کہ اس کی سوچ یہیں آ کر ٹھہرتی کہ علی نے آخر اسے اغوا کیوں کیا؟ کیا واقعی اس کا ارادہ نایاب کے ساتھ کچھ غلط کرنے کا تھا، جس کے لیے اس نے نکاح کیا تاکہ اپنے عمل کو حلال کروا سکے؟ وہ اس کے لیے صرف اس کی ضرورت تھی، جسے استعمال کر کے بھول گیا تھا۔ وہ کالج سے چھٹی کے ٹائم وہ ہاسٹل کی طرف جا رہی تھی، تبھی اس کے پاس سے ایک گارڈ ہاتھ جوڑے احترام سے کھڑا ہوا۔ میم صاحب آپ کا اس گاڑی میں ویٹ کر رہے ہیں۔ گارڈز کی بات پر اس نے بے تابی سے اس جانب دیکھا تو بلیک کلر کی گاڑی نظر آئی، لیکن شیشے بند ہونے کی وجہ سے اسے کوئی نظر نہ آیا۔ تو میں کیا کروں؟ نایاب تنگ کر بولی۔ تبھی گارڈ کا موبائل فون بجا۔ گارڈ نے فون کان سے لگایا۔ جب اسے کچھ کہا گیا، جسے سنتے ہی اس نے نایاب کی جانب فون بڑھایا، جسے اس نے گارڈ کی جانب دیکھتے ہوئے تھاما۔ گارڈ نے اسے دیکھنے پر اپنے کندھے اچھائے۔ نایاب نے کپ کپاتے ہوئے فون کان پر لگایا۔ سیدھی شاخ سے گاڑی میں آؤ نایاب۔ فون کے اسپیکر سے آواز ابھری، لیکن میں نہیں آ سکتی، پہلے ہی کافی چھٹیاں ہو چکی ہیں میری، جس کی وجہ سے مجھے پڑھائی کا کافی لاس ہو چکا ہے، وہ منمناتے ہوئے بولی۔ جو کہا ہے وہ کرو فوراً، اور اگر نہ آئی تو میں آ جاؤں گا تو تمہیں ہی سب سے مسئلہ ہوگا زیادہ، علی نے وارننگ دیتے ہوئے لہجے میں کہا۔ لیکن
नो गवर्नमेंट लास्ट वार्निंग ओके। वो मायूस कुन लहजे में कहती है, मोबाइल गार्ड को पकड़ाती गार्ड के पीछे चल दी। गार्ड ने आगे बढ़कर इसके लिए दरवाज़ा खोला। नायाब के बैठने पर दरवाज़ा बंद किया। गार्ड में ब्लैक शीशे लगे थे और इसके आगे पर्दे पड़े पड़े थे, इसलिए गाड़ी में रोशनी ना होने के बराबर थी, जबकि वो दुश्मन जान ड्राइवर के साथ आगे ही बैठा था। नायाब के बैठती गाड़ी फुल स्पीड पर रवा हुई। पौने घंटे के बाद वो अपनी मंजिल मकसूद पर थे। गाड़ी बंगले के अंदर दाखिल हुई तो अली के इशारे पर ड्राइवर बाहर निकल गया। अभी मुझे किसी काम से ज़रूरी जाना है, पर शाम को कोशिश करूंगा कि जल्दी आ सकूं, मेरा इंतज़ार करना, कहते साथ ही उसने नायाब को जाने का इशारा किया, जिस पर वो गुस्से का गूंद पीती बाहर निकल गई, जबकि दिल में ठान चुकी थी कि आज तो वो इस पहेली को ख़त्म करके रहेगी। शाम में वो साबे मामूल तैयार होकर अली का इंतज़ार कर रही थी। रूम की रोशनी गुल होते ही इससे कमरे में किसी के दाखिल होने की आवाज़ आई, जो बिल्कुल इसके करीब आकर रुका था। नायाब, इसे अपने चेहरे पर किसी की गर्म सांसें पड़ती महसूस हुई। कौन है आप, प्लीज़ बताएं ना। ये सोच कर मेरा सर फटा जा रहा है। आखिर क्या मकसद है आपका मुझसे यूं निकाह करना, फिर मेरे सामने ना आना? नायाब ने पूछा। तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिलेगा, पहले तुम बताओ तुम कौन हो? मैं नायाब हूँ। मैं नायाब हूँ? गलत, तुम नायाब नहीं हो, तुम हो ही नहीं सकती नायाब, तुम सहाब हो, मेरी सहाब। अली ने इसे दोनों बाजू से पकड़ते झंझोड़ते हुए कहा, क्या कह रहे हैं आप? मैं नायाब हूँ? साहब मेरी बड़ी बहन थी। एक एक मिनट, आप साहब को कैसे जानते हैं? वो वहशतज़दा सी होती इसके एहसास से निकली। कौन हैं आप? आपके नायाब को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। अली ने कमरे की लाइट ऑन की। कौन है आप? अल्फाज नायाब के मुंह में ही रह गए जब अली ने अपना रुख मोड़ा। आप? उसे देख कर सकते में आ गई। हाँ, मैं तराब अली साहब, राना का शोहर और इसकी बच्चियों का बाप। तराब के इत्मीनान में ज़रा बराबर भी फ़र्क ना आया, जबकि वो अपने बहनोई को अपने शोहर के रूम में देखकर बेयकीन सी बेड पर गिरने से अंदाज में बैठी। इतना बड़ा धोखा, वो भी मेरे साथ। क्यों ऐसा क्यों किया? ऐसा क्या मेरी बहन को मारकर आपको चैन नहीं मिला था जो अब मुझे बर्बाद करने चले हैं? वो फूट फूट कर रो दी। क्यों ना रोती? इसे बदनसीबी पर जिसे सबसे बड़ा दुश्मन मानती थी, वो ही इसकी जिस्म जान का मालिक बन बैठा था। तुम गलत समझ रही हो, मैंने तुम्हें ट्रैप किया है, बल्कि तुमसे निकाह करके मैंने तुम्हें किसी बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा बनने से रोक लिया है। तराब इसके कदमों में बैठता इसके दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ते हुए बोला, झूठ, सब झूठ। सच कह रहे थे बाबा, मुझे अकेले पाकिस्तान आना ही नहीं चाहिए था। मुझे लोगों की परख नहीं है। पहले भी मेरी मासूम बहन को किसी ने अपनी बातों में बिला फुसला लिया था। कहीं अब कोई मेरे साथ भी वैसा ना करे। लेकिन वो ये ना जानते थे कि वो दोनों ही बार इनकी बेटियों के साथ कुछ गलत करने वाला एक ही शख्स होगा। वो इसके हाथों को झटकते हुए बोली, तुम एक बार थमुल से मेरी बात पूरी सुन तो लो। तराब आपकी बात थोड़ा सख्त लहजे में बोला था, और ये सख्ती इसके लहजे में राना उमर का नाम लेने से आई थी। कुछ नहीं सुनना मुझे, बल्कि मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, मैं जा रही हूँ, कहते साथ ही वो बेड से उठी। इससे पहले बाहर जाते तराब ने इसका हाथ पकड़कर अपनी सिमत खींचा, जिससे वो संभलने का मौका ना पाती इसके सीने से आ लगी। खबरदार, जो तुमने इस कमरे से बाहर एक कदम भी निकाला हो, जब तक कि तुम खुद को मेरी बात सुनने के लिए आमादा नहीं कर लेती, कहते साथ ही तराब ने इसे बेड पर धकेला और खुद बाहर निकलकर कमरे के दरवाजे का लॉक कर दिया। सईदा माँ और मुलाजमा को आवाज़ देने लगा। जी साहब, वो दौड़ कर आई। खबरदार नायाब, मुझे इस कमरे से निकलती नज़र ना आए। खाना पीना पहनना ओढ़ना सब दो, लेकिन इसे इस कमरे तक ही महदूद रखो जब तक इसकी अक्ल ठिकाने नहीं आ जाती। वो कमरे के दरवाजे पर निगाहें गाड़े बोला, जिसे नायाब मुसलसल पीट रही थी। मुलाजमा ने इसकी बात पर सर हिलाया। तराब वहाँ से निकलता चला गया। शाम के साए फैल चुके थे जब इसने जाहिद पैलेस में कदम रखा। सापे मामूल गाड़ी का हॉर्न सुनती दोनों परियां दौड़ती हुई आईं और बाप के कदमों से लिपट गईं। तराब ने झुककर दोनों परियों को बाजू में समेटा, लेकिन ये क्या? हरीम का हाथ देखकर इसके दिल पर हाथ पड़ा, जिसकी जिल्द यकदम सुर्ख थी। ये क्या हुआ बच्चे? तराब ने इसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बाबा, वो ना मेड आनी ने यहाँ गर्म चम्मच लगाया। मरियम मासूम सी शक्ल बनाए बाप को शिकायत लगा गई। क्या मेड की इतनी हिम्मत? वो दोनों को बाजू में भरे घर के लॉन्च में आया। आफिया, आफिया, वो मेड को पकड़ता धाड़ा था। मेड फौरन पहुंची और अब नदामत से सर झुकाए खड़ी थी। आफिया, मैडम, ज़रा ये बताएं कि आप यहाँ काम मुफ्त में करती हैं? वो सड़पन से बोला। नहीं साहब, पैसे लेती हूँ, वो कपकपाती बोली। आपका काम क्या है आपके? फिर तराब फंकारा। जी, हरीम बीबी और मरीम बीबी की देखभाल। वो लड़ते हुए बोली। चलो शुक्र है, याद तो है। फिर इस हरकत की वजह पूछ सकता हूँ? तराब कहते साथ ही मरीम का सुर्ख हाथ आगे किया। सॉरी सर, गलती हो गई। मैं हरीम मैडम के लिए नूडल्स बना रही थी कि मरीम बेबी वहाँ आकर जिद करने लगी। इस सब में गर्म स्पून मरीम बीबी के हाथ पर गिर गया। मेड ने गड़गड़ाते हुए बात मुकम्मल की। बाबा, नहीं, झूठ बोल रही हैं, मैंने इनसे सिर्फ एक बार ही कहा था, जिस पर उन्होंने गर्म स्पून मेरे हाथ पर लगाकर कहा कि और नूडल्स चाहिए। साथ ही भी कहा कि माँ तो पैदा करके मर गई, मुसीबतें मेरे लिए छोड़ गई।
मरीम के इंकशाफ पर तो तराब लर्ज कर रह गए, जबकि मेट का चेहरा सफ़ेद लट्ठे की मानिंद हो गया था। वो तो दिन में 10वीं बार इन्हें इनकी माँ के हवाले से कोई ना कोई बात बोल जाती थी। ये सोच कर के मरीम और हरीम तो बच्चियाँ हैं, इन्हें भला क्या समझ, लेकिन वो नहीं जानती थी कि बच्चियाँ वो होती हैं जिनके माँ बाप दोनों सलामत होते हैं। अगर इन दोनों में से किसी एक भी हस्ती का इंतकाल हो जाए तो वो बच्चे हद से ज़्यादा हसास और समझदार हो जाते हैं। देख रहे हो तराब कैसे ज़बान चला रही हैं, अभी 4 साल की ही तो है, तो कैसे फराटे से झूठ बोल रही हैं। आफिया बेचारी सारा सारा दिन इन दोनों के पीछे हलकान होती रहती है। अगर आज गलती से इससे बच्ची का हाथ जल भी गया तो क्या हो गया, क्या कल को अगर ये ही गलती इनकी बच्चियों की माँ से होती तो इसको भी सबके सामने यूं ही जलील करता। नफीसा बेगम भी लॉन्च में आती मेट की साइड लेती बोली, नहीं बाबा, मैं झूठ नहीं बोल रही, आप हरीम से पूछ लें, बल्कि ग्रैनी झूठ बोल रही हैं। मेड आंटी हमारे कोई काम नहीं करती, बल्कि वो ज़्यादातर ग्रैनी का काम करती हैं। कभी इनके पाँव दबाती, कभी सर की मालिश करती हैं। हम जब मेड आंटी से कोई काम कहती हैं तो ग्रैनी हमें डांट कर भगा देती हैं। मरीम की बात पर ग्रैनी जो मेड को बचाने आई थी अपनी आप खतरे में पड़ता देखकर गड़बड़ा गई। देखो कैसे मुंह भर भर के झूठ बोल रही हैं, थोड़ी देर बाद तो कहेंगी कि ग्रैंड पापा भी ये कहते हैं वो कहते हैं। ग्रैनी ने अपनी बात पर पर्दा डालना, जहाँ पर आगे भी इनकी ही पड़पोती थी। नहीं बाबा, ग्रैंड पापा तो बहुत अच्छे हैं, हमसे बहुत प्यार भी करते हैं और हमें चॉकलेट भी ला कर देते हैं, हमें घुमाने भी ले जाते हैं। सही कहते हैं, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, इनका दिल आईने की तरह साफ होता है। जो रवैया इनके साथ रखो वो इनके दिल पर नक्श छोड़ जाता है। मरीम की बात पर अब के वो सचमुच बुलखला गई थी। आफिया, आपको कल से काम पर आने की ज़रूरत नहीं है। पर सर, वो बुलखलाई, बस शुक्र करो कि मैंने तुम्हें अंदर नहीं किया, रहम करके छोड़ रहा हूँ। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो अपनी बच्चियों के साथ इस तरह सलूक रवा रखने अपनी बच्चियों की तरह इस तरह रवा रखे के सलूक की वजह से ज़मीन में गड़ा होता। कहते हुए वो नफीसा बेगम पर एक अफसोस भरी नज़र डालकर बच्चियों को लिए सीढ़ियों की जानिब बढ़ा कि दादी की आवाज़ पर रुका। तभी कहती हूँ शादी कर लो, माँ आएगी तो खुद ही संभालेगी और यकीनन वो माँ आपकी नवासी शहला होगी। वो तंजिया बोला, हाँ तो इसमें क्या खराबी ही क्या है। नफीसा बेगम डटाई से बोली, वो क्या है ना, मुझे अपने बच्चों के लिए माँ चाहिए, ना कि चलता फिरता ब्यूटी पार्लर। तराब ये कहता सीढ़ियाँ चढ़ गया, बीपी हाई कर गई जबकि तराब की बात नफीसा बेगम का बीपी हाई कर गई। तराब ने रूम में आती बच्चियों को बेड पर बैठाया और अलमारी से फर्स्ट एड का बॉक्स निकालकर इसमें से ट्यूब ढूंढने लगा। मतलूबा ट्यूब मिलते ही वह बेड के पास घुटनों के बल बैठता। मरीम का हाथ पकड़कर पहले इस पर बोसा दिया और फिर नरमी से इस पर ट्यूब लगा दी, जबकि आंखें नम थी, ये सोचकर कि इसकी बेटी को कितनी तकलीफ हुई होगी। बाबा आप क्यों रो रहे हैं? मरीम के मुकाबले में हरीम कदरे हसास सी थी। फौरन बाप की आंखों में नमी भाप गई। कुछ नहीं बच्चे, वैसे ही आंख में कुछ चला गया था। वो हरीम को अपने साथ लगाता बोला, बाबा आप आज हमें कहानी सुनाएंगे ना, फेरी वाली जहाँ से कल छोड़ी थी ना। मरीम ने बाप के गाल पर हाथ रखकर इसे अपनी तरफ मतवज्जो किया। जी मेरी जान, हम दोनों लेट जाएं। बाबा अभी आए हाथ धोकर। तराब फर्स्ट एड बॉक्स दोबारा अलमारी में रखे वॉशरूम की जानी बढ़ा, फिर हाथ धोकर इनके दरमियान लेट गया। दोनों कंधों पर दोनों बच्चियों के सर रखे वो इन्हें कहानी सुनाने लगा। मरीम तो हमेशा की तरह कहानी सुनते सुनते सो गई, जबकि हरीम ने पूरी कहानी सुनी। बाबा, क्या सच में जिनकी मदर नहीं होती इनकी परी मदद करती है, जैसे सिंड्रेला की थी, इनकी विशेष पूरी करती हैं? हरीम ने बाप का रुख अपनी जानिब करते कहा, बल्कि बिल्कुल होती है बाबा की जान। आपने परी से कौन सी विश करनी है? तराब ने इसके गाल पर बोसा देते हुए कहा, मैं विश करूंगी या तो परी हमारी मामा को वापस हमारे पास ले आई है, मुझे मामा के पास ले जाए, मुझे मामा के बगैर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बाबा। हरीम की बात पर वो लर्ज कर रह गया। ऐसा नहीं कहते हरीम, क्या आपके बाबा आपसे प्यार नहीं करते क्या? नहीं बाबा, आप करते हैं ना, आप दुनिया के सबसे बेस्ट बाबा हैं। फिर आइंदा ऐसी बात कभी मत करना, आप दोनों ही मेरी जान हो, मेरी कुल कायनात। आपकी मम्मा के बगैर तो मैं जी रहा हूँ, लेकिन अगर आप दोनों को कुछ हो गया तो आपका बाबा भी जी ना पाएगा। वो हरीम को और मरीम को खुद में बीचता जज्बाती होता बोला, जबकि मरीम नींद में इस प्यार के मुजाहरे पर कसमसाई। बाबा आपसे एक बात और पूछूं? हरीम ने इजाज़त चाही। वो शायद आज ही सारी बातें अपने बाबा से कह देना चाहती थी। हाँ पूछो बच्चे। तराब के लहजे में मलामत थी। बाबा ये खरफा क्या होता है और बचलन? हरीम तराब एकदम गुस्से से चीखा। हरीम मरीम भी डर के मारे उठ बैठी, जबकि तराब हरीम की आंखों में आंसू देखकर बेड से उठकर कमरे में चक्कर काटने लगा ताकि अपना गुस्सा ठंडा कर सके। बच्चे
آپ سے یہ سب کس نے کہا ہے؟ تراب نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے حریم سے پوچھا، جبکہ حریم نے شدید ناراضگی سے تراب سے منہ پھیر لیا۔ حریم بچے، اوکے آئی ایم سوری، مجھے آپ کے ساتھ ایسا بیہیو نہیں کرنا چاہیے تھا، پلیز بچے بابا جانی کو معاف کر دو۔ بابا جانی نے کان پکڑے۔ اگر بابا جانی کی لٹل ڈال بابا کو معاف کرے گی تو بابا جانی کے پاس ایک سرپرائز۔ تراب نے لالچ دیا۔ سچ میں بابا؟ حریم کے کان بھی سرپرائز کے نام پر کھڑے ہوئے، جس پر حریم نے کنکھیوں سے باپ کی جانب دیکھا۔ آیا وہ مذاق کر رہا ہے؟ آئی ایم سیریس، تراب نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ اوکے۔ حریم نے اپنے بابا جانی کو معاف کیا۔ حریم نے تراب کے دونوں ہاتھوں سے اس کے کان چھڑوائے۔ تھینکس، ورنہ لگ رہا تھا کہ ساری رات یوں ہی رہنا پڑے گا۔ تراب کہتا ہوا بیڈ پر حریم کے پاس بیٹھ کے، جبکہ مریم دوبارہ سو چکی تھی، وہ یوں ہی تھی نیند کی دیوانی۔ اب بتاؤ بابا کو کس نے کہا تھا وہ سب آپ سے؟ تراب اب کے نرمی سے بولا۔ میں میڈ آنٹی کو بلانے گرینی کے روم میں گئی تو وہاں شیلا آنٹی اور ان کی مدر آئی ہوئی تھی۔ تبھی گرینی سے گرینڈ پاپا کی سسٹر بولی کہ تراب سے کہو کہ شیلا سے شادی کرے، جب ایک بار شادی ہوگی تو وہ دونوں بچیوں کو چلتا کر دے گی۔ پتہ نہیں ان کی امی کیسی خرافہ پرچلن ہوگی، پھر بیٹیاں بھی تو ویسے ہی نکلیں گی۔ مجھے ان کی بات سمجھ تو نہیں آئی بابا جانی، لیکن ضرور انہوں نے مما کے بارے میں رونگ ہی کہا ہوگا، ہے نا بابا؟ آخر میں باپ سے تصدیق چاہیے۔ اسے رہ رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا کہ اس کی بچیوں کو اس کے پیچھے کیا کیا نہیں سننے کو مل رہا تھا، جسے وہ ندان اپنے ذہن میں بھی بٹھا رہی تھی۔ یوں تو میری بچیوں کی معصومیت ختم ہو کر رہ جائے گی، مجھے بہت ہی جلد بابا سے اس معاملے میں بات کرنی ہوگی۔ وہ سوچتا حریم اور مریم کو خود میں بیچ گیا، جبکہ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ رافعہ اور عفت دونوں جڑواں بہنیں تھیں، جن میں معمولی سا فرق تھا۔ کوئی بہت اپنا قریبی سے دیکھتا تو پہچان سکتا تھا، ورنہ نہیں۔ زاہد علی ان کے ماموں زاد تھے، جو شروع سے ہی دل میں عفت کو پسند کرتے تھے، جبکہ ان کی انڈرسٹینڈنگ رافعہ سے زیادہ تھی۔ تینوں ہی تکون کی مانی تھے۔ اسکول کالج سب جگہ ایک ہی ساتھ۔ ان کی زندگی میں ہلچل اس وقت مچی جب ان کی کلاس فیلو رانا عمر، جو ایک بگڑا رئیس زادہ تھا، رافعہ پر دل ہار گیا تھا اور اس نے پورے کالج کے سامنے رافعہ کو پرپوز بھی کر دیا تھا، جو اب جواب میں اسے رافعہ کا تھپڑ پڑا۔ رانا عمر پھر بھی پیچھے نہ ہٹا اور اپنا رشتہ بھجوا دیا، لیکن یہاں سے بھی اس کو انکار ہی سننے کو ملا، جسے اس نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ گھر والوں نے رانا عمر کی وجہ سے بنا پوچھے رافعہ اور زاہد کا رشتہ طے کر دیا، جس پر دونوں راضی نہ تھے۔ زاہد شروع سے عفت کو پسند کرتا تھا، جبکہ یہ بات رافعہ کو بھی معلوم تھی، بلکہ وہ تو عفت کے دل کے حال سے بھی واقف تھی، جو زاہد کو پسند کرتی تھی، جبکہ عفت اور سب گھر والے یہ سمجھتے تھے کہ رافعہ اور زاہد ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ اس لیے ان سے پوچھے بغیر ان کا رشتہ طے کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ شادی کی تیاریاں بھی شروع ہو گئی دونوں گھروں میں، جسے دیکھ کر وہ دونوں پریشان ہوئے، کیونکہ رافعہ نہیں چاہتی تھی کہ اپنی بہن کی خوشیوں پر وہ اپنا محل تعمیر کرے، جبکہ زاہد نے بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ماں باپ کے سامنے اپنا آپ کھول کر رکھ دیا، جسے سن کر وہ سکتے میں چلے گی، کیونکہ وہ خود عفت کو اپنی بہو کے روم میں دیکھتی آئی تھی، لیکن رافعہ اور زاہد کے بیچ بے تکلفی دیکھ کر اس سے بھی غلط فہمی ہو گئی تھی۔ زاہد نے بہت چاہا کہ یہ شادی نہ ہو، لیکن تاریخ فکس ہو گئی تھی، ساتھ ہی ساتھ ان کے امتحانات بھی تھے۔ جس دن ان کا آخری پیپر تھا، اسی دن رافعہ کی مہندی تھی۔ گھر مہمانوں سے بھر چکا تھا، تبھی رستے میں رافعہ کو اغوا کر لے گیا تھا۔ جب شام کو اس سے مہندی لگنی تھی، تبھی وہ رانا عمر کے ساتھ گھر آئی اور بتایا کہ اس کا نکاح ہو گیا ہے۔ سب نے اسے خوب برا بھلا کہا، لیکن اس نے زبان سے اف تک نہ کہا۔ پتہ نہیں رانا عمر نے اسے کس طرح ڈرایا تھا، سب کو اس کی خاموشی سے یہی لگا کہ اس نے اپنی پسند سے نکاح کیا ہے۔ المختصر رانا کو واپس بھیج دیا گیا اور یہ کہہ کر کہ کل بارات لے کر آنا۔ یوں رافعہ رانا عمر کی سنگت میں رخصت ہوئی اور عفت کو زاہد کی ہمراہی میں دے دیا گیا۔ رافعہ پہ اس گھر کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے۔ دن ہفتے مہینوں اور مہینے سالوں میں بیت گئے۔ زاہد اور عفت کو اللہ نے ایک بیٹے سے نوازا، جس کا نام نفیسہ بیگم نے تراب علی رکھا۔ تراب جوں بڑا ہو رہا تھا، اس کی شرارتیں بھی بڑھ رہی تھی تراب میں، مگر عفت اپنی ماں جائی کی دکھ کو بلانے میں بھی کامیاب رہی۔ ان کے بابا تو شادی کے 1 مہینے تک ہی جیے تھے۔ ایک صبح وہ چپکے سے اس دنیا کو خیر بات کر گئے تھے۔ یہ صدمہ سب کے لیے بہت بڑا تھا۔ باپ کے جنازے پر رافعہ ہی نہیں تھی، جو باپ کی لاڈلی بیٹی تھی۔ عفت کا غم بہت بڑا تھا، اس نے سہیلی جیسی بہن کے ساتھ ساتھ شفقت والا باپ بھی کھو دیا تھا۔ ایسے میں زاہد نے اسے اپنی بھرپور محبت سے سنبھالا۔ زاہد کی بہن کی شادی نفیسہ نے اپنے جاننے والوں میں ہی کر دی تھی۔ نفیسہ جہاں عفت کو بہو بنا کر خوش تھی، وہیں اپنی عادت سے مجبور عفت کو رافعہ کے طعنے دینے سے بھی نہ چوکتی تھی۔ تراب 6 سال کا تھا کہ اس کی ماں دوسرے بچے کی باری کسی پیچیدگی کے باعث زندہ نہیں رہ سکی اور خلقِ حقیقی سے جام ملی۔ زاہد بالکل ٹوٹ کر رہ گیا اور تراب بالکل ہی اکیلا رہ گیا۔ پھر زاہد
ज़ाहिर ने अपना आप तराब में गुम कर दिया। नफीसा के बार बार कहने के बावजूद ज़ाहिर ने दूसरी शादी ना की। तराब की परवरिश करने लगा। जाहिद का अपना कारोबार था, वो कारोबार के साथ साथ बेटे को भी भरपूर वक्त देता देता था, कितना ही थका हुआ क्यों ना होता। इन्हीं दिनों को कारोबारी काम से जाहिद अली को दूसरे शहर जाना पड़ा, जहां वो अपने साथ तराब को भी ले गया, क्योंकि नफीसा बेगम अपनी बेटी के यहाँ गई हुई थी, जिसके यहाँ बेटी की वलादत हुई थी। वहीं इसकी मुलाकात एक पार्क में राफिया से हुई, जो अपनी दोनों बच्चियों के साथ पार्क में आई हुई थी। वो दोनों ट्विंस थी, कुछ मिनटों का ही फर्क था दोनों में। दोनों बहुत प्यारी थी, बिल्कुल मोमी सी गुड़िया। दोनों तराब के साथ खेलने लगी। इनमें और तराब में 5 साल का फर्क था। राफिया किसी अपने को सामने पाकर खुलकर रोई और इस पर अपनी ज़िंदगी की सारी हकीकतें आश्कार की। अपना हर दुख, हर दर्द अपने बचपन के हमराज को कह सुनाया, जिसे सुनकर जाहिद सख्ते में चला गया। फिर वो तराब को ढेर सारा प्यार करती, इफ़त को मेरा सलाम कहना कहती, बच्चियों के लिए वहाँ से चलेगी। जाहिद इसे चाहकर भी ना बता सका कि जिस बहन को वो सलाम भिजवा रही है वो इससे बहुत दूर जा चुकी है। वो पहले ही गमों की मारी थी, जाहिद इसे गमों में और इजाफा ना करना चाहता था। कुछ ही दिनों बाद इतला मिली कि राफिया भी इस दुनिया फानी से कूच कर गई है। शायद अब वो सुकून में हो। जाहिद के दिल ने दहाई दी। नायाब कल से यूनिवर्सिटी भूखी प्यासी बैठी थी। सॉरी नायाब कल से यूं ही यूनि नायाब कल से यूं ही भूखी प्यासी बैठी थी। सईदा माँ बार बार इसे खाने का पूछ रही थी, लेकिन हर बार इसने इनकार किया। आखिरकार रात को वो खाना इसके आगे रखकर चली गई, ये सोच कर के भूख लगने पर वो खुद ही खा लेगी। लेकिन वो ना जानती थी कि जो इंकशाफ इस पर हुआ है वो इसके खाने पीने की सलाहियत मफलूज कर गया है। वो कल से एक ही जावे में बैठी सिर्फ आंसू बहाने में ही मसरूफ थी। रो रो कर इसकी आंखें सूज चुकी थीं। सुबह सईदा माँ जब इसे देखने आई तो उसकी हालत सर पकड़ कर रह गई। इसने फ़ौरन तराब को फ़ोन किया। सारी तफसील सुनने के बाद तराब ने फ़कत इतना कहा, मैं आ रहा हूँ। फ़ोन रखकर बच्चियों को जगाया, क्योंकि वो इन्हें साथ ही लेकर जाना चाहता था, जिसका फैसला कर चुका था। रात को मजीद पुख्ता हो गया था। जाहिद हाउस पिंडी में था, जबकि इसकी पोस्टिंग इस्लामाबाद की थी। वो रोज़ पिंडी से इस्लामाबाद जाता था। अब जबकि नयाब भी वहाँ थी तो इसने वहीं रहने का इरादा किया, जिसके लिए इसने बाबा से बात करनी थी। उम्मीद थी कि वो इसकी बात को समझेंगे। सब नाश्ते के टेबल पर मौजूद थे। जब तराब बच्चियों को हाथ पकड़े सीढ़ियाँ उतरता नजर आया, इसने इसने और बच्चियों ने यकजबान होकर जाहिद अली को, नफीसा बेगम को सलाम किया। जाहिद अली ने तो सलाम का जवाब देते अपने दोनों बाजू वाह की, जिसमें वो दोनों बच्चियां जा समाई, जबकि नफीसा बेगम ने ऊह कहते हुए मुंह फेर लिया। तराब सर झटकते कुर्सी घसीट कर बैठ गए, जबकि हरीम और मरियम भी ग्रैंड पापा से प्यार वसूल करने के बाद अपने अपनी जगह बैठ चुकी थी। नफीसा बेगम ने आंखों ही आंखों में जाहिद को कुछ इशारा किया, जिस पर वो गला खंकारता तराब की जानिब मतवज्जो हुआ, जो मरियम और हरीम को नाश्ता करवाने में मसरूफ था, जो उसके दाएं बाएं बैठी थी। तराब, आपने कल क्या कहा है अपनी दादों से? जाहिद ने नरमी समोए लहजे में पूछा, जबकि नफीसा बेगम के माथे के बाल गहरे हुए। कितना समझाया था बेटे को कि सख्ती से पूछना। जी बाबा, क्या कहा था मैंने? तराब ने अनजान बनता पूछा। तराब ने सर सिरे से बात को अहमियत भी ना दी। यही कि तुम शैला से शादी नहीं करना चाहते, और क्यों नहीं करना चाहता ये भी मैंने दादों को बता दिया था। तराब संजीदा सा बोला, बेटा शादी से पहले सब लड़कियां ऐसी ही होती हैं, फिर जिम्मेदारियां पड़ने पर वो खुद को हालात के मुताबिक ढाल देती हैं। और फिर शैला तो अपने घर की बच्ची है, इसने सब देखा भला हुआ है। जाहिद ने इसे समझाना चाहा। मेरा फिर भी वही जवाब है, सॉरी। और दादो, आपको मेरी या मेरी बच्चियों की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, और जब मुझे महसूस हुआ तो मैं शादी कर लूँगा। और जहाँ तक मसला मेरी बच्चियों की देखभाल का है, मैं इन्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ। तराब संजीदगी से भरपूर लहजे में बोला। पर तराब, प्लीज़ बाबा, उम्मीद है आप मुझे समझेंगे। तराब ने यह कहकर इन्हें कुछ कहने का मौका नहीं दिया, वो बस हल्का सा मुस्कुरा दिए। तराब बाप से मिलता बच्चियों को लिए गाड़ी में जा बैठा, जहाँ मुलाजिम डिग्गी में हरीम और मरीम का सामान रख रहे थे। गाड़ी एक खूबसूरत बंगले के आगे रुकी। बाबा, ये किसका घर है? हरीम ने इश्तियाक से पूछा। और ये आपके बाबा जानी का, और आपका भी। तराब कहते गाड़ी से निकला और गाड़ी की पिछला दरवाजा खोलकर सोई हुई मरीम को अपने कंधे पर डाला, जो रवायत को बरकरार रखते हुए गाड़ी में सो चुकी थी, जबकि दूसरा हाथ हरीम की तरफ बढ़ाए, जो इसकी शहादत की उंगली थामते गाड़ी से फौरन निकली। तीनों अंदर की जानी बड़े, वाह बाबा जानी, हमारा घर तो बहुत प्यारा है। हरीम वहाँ इश्तियाक से दिखती बोली, बाबा जानी, क्या यही आपका वो सरप्राइज है जिसका आपने रात को कहा था? हरीम ने बाप की तरफ देखते हुए कहा, जबकि एतराब इसको कुछ कहता कि सैदा माँ इसकी तरफ दौड़ती हुई आई। साहब जी, वो नया बीबी को पता नहीं क्या हो गया है, आंखें ही नहीं खो रही, वो घबराते हुए बोली। जब किसकी बात सुनता तराब सोई हुई मरीम को एहतियात से इनकी गोद में देता ऊपर की तरफ बढ़ा, जबकि हरीम भी साथ थी। कमरे में दाखिल होते ही वो इसे बेड पर औंधे मुंह पड़ी नजर आई। तराब तड़प कर इसकी जानी बढ़ा, इसको सीधा किया, लेकिन इसकी आंखें अभी तक बंद थी। तराब ने इसके गाल थपथपाए, लेकिन कोई
होश ना हुई। तराब वो इसको सीधा लटाता फ़ोन जेब से निकाल कर डॉक्टर को फ़ोन करने लगा, जबकि हरीम ये सब हैरानगी से देख रही थी। थोड़ी देर बाद ही सैदा माँ के साथ एक लेडी डॉक्टर अंदर दाखिल हुई और नायाब का चेकअप करने लगी, जबकि चेकअप के बाद इसने पर्ची पर चंद लाइन्स घसीटी और तराब को ढेर सारी हदायत करने के बाद ये जा वो जा। डॉक्टर के जाने के बाद कुछ टाइम बाद ही नायाब होश में आ गई। जब वो होश में आई तो उसने खुद को ब्लैंकेट में पाया, जबकि इसके सराहने छोटी सी बच्ची बैठी थी जो उसे होश में आता देखकर खुशी से उछल पड़ी। आपको होश आ गया आनी? जबकि नायाब को इसका खुद को आनी कहना अच्छा लगा, न जाने क्यों। आपको मालूम है आप जब बीमार हो गए थे तो बाबा जानी बहुत परेशान हो गए थे। हरीम के लहजे में भी परेशानी थी, जिसे बाप का परेशान होना इसे भी परेशान कर गया हो। जबकि इसके बात मुकम्मल करने पर नायाब को अब ख्याल आया कि वो सिर्फ इस शख्स की ही नहीं बल्कि इसकी बहन की भी बेटी है। आपका नाम क्या है लिटिल डॉल? नयाब ने बेड क्रोन से टेक लगाते हुए इससे पूछा, जबकि नयाब के लिटिल डॉल कहने पर वो झम गई। हरीम हरीम तराब अली। वो जमते हुए अपना नाम बता गई। बहुत खूबसूरत नाम है, बल्कि आपकी तरह, बिल्कुल आपकी तरह। वो इसके फूले हुए गाल को खींचते हुए बोली। आनी आपका क्या नाम है? आपके हरीम ने भी पूछा। मेरा नाम नयाब रा तराब अली। इससे पहले कि नयाब जुमला मुकम्मल करती रूम में दाखिल होते, तराब ने जुमला मुकम्मल किया जो नयाब की दुआएं लेने गया था। इसकी बात पर जहाँ हरीम उलझन का शिकार हुई, वहीं नयाब के चेहरे पर नागवारी आई। क्या आनी के बाबा जानी का नाम भी आपके नाम जैसा है? हरीम ने अपनी नकल के मुताबिक सवाल किया। नहीं डोल, बल्कि आपके बाबा का नाम ही इनके नाम के साथ लगा है, क्योंकि ये मेरी बीवी हैं। मेरी इनसे शादी हुई है, इसलिए ज़बरदस्ती की है। ये भी बताओ। वो हरीम को समझ ना आए इसलिए इंग्लिश में बोली, जबकि वो इन अनसुना कर गया, क्योंकि हरीम अब इसकी जानिब से मतवज्जो हुई। बाबा जानी, इसका मतलब ये हमारी मम्मा जानी हुई ना? हरीम खुशी से चहकते हुए बोली, जिसके जवाब में तराब ने सर हिलाया। तो क्या मैं आपको मम्मा जानी कहकर बुला सकती हूँ? हरीम नायाब का हाथ थामती बोली, जबकि वो नहीं कहती बेरुखी से अपना हाथ झटक गई। नायाब के हाथ झटकने पर हरीम की आंखें मोटे मोटे आंसू से भर गई, जिस पर वो खामोशी से कमरे से निकलती चली गई। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी परी से इस तरह बात करने की? तुम्हें नहीं मालूम वो बहुत एहसास है, अब वो बहुत रोएगी। इसमें मेरी तो गलती नहीं है ना? नायाब को खुद नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि हरीम की आंखों में आंसू देख कर रहे वो खुद इस्तराब में थी। लेकिन तराब के आगे वो कुछ कहना ना चाहते थे, जिससे वो किसी गलतफहमी का शिकार होता। वो सिर्फ मेरी बेटियां नहीं है, इसे इस दुनिया में लाने वाली तुम्हारी अजीज तरीन बहन है। वैसे तो बहन से मोहब्बत का बहुत दम भरती हो, पर अफसोस से इसकी आखिरी निशानी को रुला दिया। तराब अफसोस से सर हिलाता कमरे से निकल गया, जबकि इसका हरीम और मरीम के रूम की तरफ था। इसका रुख हरीम और मरीम के रूम की तरफ था। इसके अंदाजे के मुताबिक वो रो रही थी और तराब ने इसे बड़ी मुश्किल से मनाया। फिर रात गए तक वो रूम में दाखिल हुआ जहाँ वो दवाइयों के ज़रिए से सो रही थी। आज नयाब ने खाना खा लिया था। ये बात शाम के खाने पर ही सैदा माँ ने इसे बता चुकी थी। वो सारा दिन जानबूझकर इसके सामने ना गया। इसे करवट के बल सोता देखकर वो भी बेड पर आकर इसके करीब सो गया और फिर आगे बढ़कर एहतियात से इसका सर अपने सीने पर रखा। गर्दन के पीछे से इसके बाल हटा कर वहाँ मौजूद एक निशान को वो शहादत की उंगली से सलाने लगा, जबकि खुद वो उलझ कर रह गया। ये एक बर्थ मार्क था, सेम ऐसा ही साहब की गर्दन पर था, लेकिन ये कैसे मुमकिन था? इसकी साहब तो मर चुकी थी, इसने खुद अपने हाथों से इसे दफनाया था। फिर ये कैसी पहेली थी जिसमें वो उलझ कर रह गया था? साहब से इसकी पहली मुलाकात एक पार्टी में हुई थी। इसने नई नई पुलिस की सर्विस को ज्वाइन किया था। इसकी पोस्टिंग इस्लामाबाद में हुई थी, जहां सर्विस की तरफ से इसे घर गाड़ी सब कुछ दिया गया था, लेकिन इसने अपने ज़ाती घर में ही रहने को तरजीह दी थी। एक मिनिस्टर के घर पार्टी थी जहां वो भी इनवाइटेड था। वहीं से इसने पहली बार साहब को देखा था, जहां इनकी रस्मी सी हाय हेलो हुई थी। फिर यूं ही एक दिन ड्यूटी से ऑफ होने पर वो अपने घर की जानिब जा रहा था कि एक लड़की इसकी गाड़ी से टकराकर बेहोश हो गई। तराब इसे गाड़ी में लेकर हॉस्पिटल पहुंचा, जहां इससे कुछ थोड़ी देर बाद तक होश आया। तराब इससे पहचान चुका था। इसे होश में आता देखकर इसने तराब ने इसे घर ड्रॉप करने का कहा, जिस पर वो घबरा गई और तराब को मना करने लगी, जबकि वो दुल्हन के लिबास में ज़ेबतन थी। तराब को कुछ गड़बड़ लगी। तभी तराब इसे अपने घर ले आया और इससे इन सब की वजह पूछी। तभी इसने अपनी बीती सारी ज़िंदगी के बारे में बताया कि किस तरह इसके बाप ने फ़कत शक की बुनियाद पर इसकी माँ को इसकी आंखों के सामने ही मार डाला जब वो 5 साल की थी, और अब किसी बिजनेस डील के सिलसिले में इसकी शादी अपने हम उम्र किसी पार्टनर से करवा रहे हैं, दूसरे मायने में इसको बेच रहे हैं। इसलिए वो किसी तरह जान बचाकर वहाँ से भाग गई और जानबूझकर इस की गाड़ी के सामने आई। इसका इरादा खुदकुशी का था, क्योंकि ऐसी ज़िंदगी से मौत बेहतर है। सारी कहानी
में तराब को जिस बात ने चूकने पर मजबूर किया वो नाम राना उमर का था, जिसका केस इसे मिला था। अगर वो साहब को पनाह देता तो वो इसके काम आ सकती थी गवाह के तौर पर, लेकिन वो इसे यूं भी अपने साथ कैसे रख सकता था, इसका एक ही हाल इसे नजर आया जो उसने साहब से कहा। साहब पहले झिझकी, लेकिन सूरत हाल देखते हुए वो मान गई और यूं इसी शाम खामोशी से इनका निकाह हो गया। दिन यूं ही गुजरते गए। आस्ता आस्ता इनकी आपस में झिझक भी कम होती गई। एक दिन यूं ही साहब के कहने पर इसने लैपटॉप पर इसे अपनी सारी फैमिली की तस्वीरें दिखाई, पर एक तस्वीर पर साहब अटक गई। बकौल ये इसकी खाला की तस्वीर है। ये तस्वीर इसने अपनी अम्मी के समान में भी बारहा देखी थी। इसकी अम्मी ने भी इनको बताया था। ये सब जानकर तराब भी दंग रह गया। फिर इससे अपनी पार्क में हुई मुलाकात याद आई। वाकई इसने भी राफिया को वहीं देखा था जो थोड़े से फर्क से ही इसे अपनी माँ ही लगी थी। और यूं इस पर इंकशाफ हुआ साहब ही वही परी है जिसे इसने पार्क में देखा था, और तब से ही वो इसके दिल में थी। लेकिन खुदा ऐसे इसकी चाहत को इसका बनाएगा ये तो इसके वहमो गुमा में भी ना था। इसके बाबा जाहिद ने भी इससे इसकी खाला के हालात ना छुपाए थे, सब बता दिया था। वाकई ये खून की ही कशिश थी जो इन दोनों को करीब ले आई थी। इसके बाद इन दोनों में कोई दूरी ना रही थी, पर न जाने क्यों अपनी शादी की बात वो घर वालों से छुपा गया था, और तो और अपने दोस्तों जैसे बाप को भी लाइलम रखा। नायाब के कसमसाने पर वो माजी से पलट आया। इसने नायाब की तरफ देखा जिसने इसकी शर्ट को मुट्ठी में जकड़ा हुआ था। तराब ने इसके हाथ पर अपना हाथ रखा, इसके माथे पर बोसा देकर इसके सर से सर मिलाकर आंखें मूंद किया। सुबह नायाब की आंख खिड़की से आती रोशनी से खुली। वो एकदम चूक कर उठी। इसके जहन में कल से हरीम का मासूम चेहरा घूम रहा था। वो कल ही इसके पीछे जाना चाहती थी पर हिम्मत ना कर सकी। ये सही कहा था तराब ने कि वो सिर्फ इसकी ही तो बेटी ना थी, इसकी आपी की भी तो थी। नायाब कुछ फैसला करती, फ्रेश होती, कमरे से निकल आई। इधर उधर देखती। वो धीरे धीरे कदम उठाती सीढ़ी की जाने बढ़ी। इसे सामने ही लॉन्च के सोफे पर हरीम टीवी देखती नजर आई। नायाब लपक कर इसकी जानिब बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम, इसने हरीम के साथ सोफे पर बैठते कहा, जबकि हरीम ने बिना देखे सलाम का जवाब दिया, जबकि इसकी नज़रें अभी तक टीवी पर थी जहां पर वो पुरशौक सी कार्टून देखने में मगन थी। नायाब को लगा वो इससे नाराज़ है। आई एम सॉरी, अपने दोनों हाथों से अपने कान पकड़ते बोली, जबकि मरियम हैरान सी सामने बैठी एक परी पैकर को देख रही थी जो अपने दोनों हाथों को पकड़े इससे सॉरी कर रही थी। आप कौन है और मुझसे यूं सॉरी क्यों कर रही हैं? मरियम हैरानगी से बोली। मुझे मालूम है तुम मुझसे नाराज़ हो हरीम, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको काफ़ी हर्ट किया। नायाब नदामत से बोल रही थी। मैं हरीम नहीं मरियम हूँ। मरियम ने अपना नाम बताया, लेकिन नायाब कुछ कहती इससे अपने पीछे से किसी की आवाज़ आई, आनी। नायाब ने आवाज़ पर पलट कर देखा तो पीछे हरीम खड़ी थी। नायाब हैरान से कभी हरीम को देखती तो कभी मरियम को। आप ट्विंस हो? नायाब अपनी हैरत को छुपाते बोली। जी। मरियम ने इस बात में सर हिलाया। तब तक हरीम भी इन तक पहुंच चुकी थी और नायाब को इग्नोर करती सोफे पर बैठ गई। नायाब ने ठंडी सांस लेकर इसके फूले फाले गालों को देखा। नायाब अपनी जगह से उठती हरीम के सामने घुटनों के बल बैठती, दोनों कान पकड़ गई, अपने नहीं हरीम के। क्या ये लिटिल डॉल अपनी मम्मा जानी को माफ़ नहीं करेगी? नायाब के कहने पर जहां हरीम ने हैरान होते हुए नायाब को देखा, वहीं मरियम चीखें मारते सोफे से उछली और नायाब के पीछे से इसकी गर्दन में अपने बाजू हायल किए। जबकि नायाब को हरीम के जवाब का इंतजार था जो ज़्यादा देर इससे नाराज़ ना रह सके, नायाब के गले लग गई। नायाब ने इसे खुद में बींच लिया। क्या आप सच में हमारी मम्मा जानी हो? मरियम को अभी तक जैसे यकीन ना आया था। यस माई लिटिल परी, मरीम के फूले गाल को चूमते हुए वो बोली, जबकि इसकी बात पर वो खुशी के इजहार पर याहू का नारा लगाती इससे मज़े लिपट गई। तराब जब घर लौटा तो हैरान रह गया कि आज इसकी परियां गाड़ी की आवाज़ सुनते इस तक क्यों ना आई। वो हैरान होता आगे बढ़ा, लेकिन वो इससे कहीं नज़र ना आई। इसी हैरानगी में घिरे वो इस अपने रूम तक आया जहाँ इसे हैरत का झटका लगा ये देख कर के नायाब इन दोनों के साथ बेड पर बैठी इन्हें कलरिंग करवा रही थी। डोर खुलने की आवाज़ पर तीनों ने एक साथ दरवाजे की जानिब देखा, लेकिन इसे वहां पाकर नायाब ने फौरन अपना रुख फेरा, जबकि वो दोनों चीखती भागकर बाप के कदमों से आ लिपटी। जब असाबे मामूल तराब ने झुककर अपनी दोनों परियों को प्यार किया और फिर दोनों को अपनी गोद में लेकर सोफे पर जा बैठा, इन्हें बैठाकर खुद अपने पाँव को बूट से ज़ाद किया। पापा, आपको मालूम है आज हमें इतना मज़ा आया, हमने मामा जानी के साथ इतना फ़न किया, मरीम इसे बता रही थी। साथ ही साथ हरीम भी खुशी से सर हिला रही थी। तराब ने एक नज़र नायाब को देखा, वो भी यहीं देख रही थी। तराब ने एक आंख विंक की जिस पर वो हड़बड़ा कर इधर उधर देखने लगी, लेकिन मुंह ही मुंह में इसे बुरा भला कहने से ना चुकी। जबकि तराब ने इसकी बड़बड़ाहट पर दिल खोलकर कहकर लगाया। नायाब ने इसे खुद पर हंसा देख पैर पटकती वहां से वॉकआउट करती वॉशरूम में बंद हो गई। पापा पार्क चले? मरियम इसका रुख अपनी तरफ मोड़ती बोली। ओके जाओ,
आप दोनों नीचे मेरा वेट करो, मैं अभी आया आपकी मामा जानी को लेकर। तराब के कहने पर दोनों बहनें उछलती कूदती नीचे की जानी भागी, जबकि तराब अलमारी से अपना फॉर्मल सा सूट निकालकर ड्रेसिंग रूम में चला गया। चेंज करके वो बाहर आए तो अभी तक वो वॉशरूम में ही थी। तराब मिरर के सामने खड़ा अपने बाल बना रहा था जब नया वॉशरूम से निकली, इस इत्मीनान के साथ कि शायद तराब बच्चियों को लेकर चला गया हो। लेकिन इसे ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ा देखकर वो जी भर के बदमज़ा हुई। सर झटकती वो आगे बढ़ी, कलर्स को उठाने लगी। तभी तराब ने इसको पीछे से अपने खसार में लिया। वो सड़क पर सीधी हुई और ख़ुद को इसकी कैसे आज़ाद कराने की तगवदोत में मसरूफ़ हो गई, पर बेसूद गिरफ्त मजबूत थी। क्यों हलकान हो रही हो, जब मालूम है कि ये तुम्हारे बस में नहीं है। तराब ने इसके कान में सरगोशी की। सही कहा आपने, मैं हर बार ये भूल जाती हूँ कि आप एक ढीठ शख्स हैं। अब की बार वो इसके हाथों पर पूरी कुव्वत से अपने नाखून गाड़ती बोली। लेकिन तराब को कुछ ना हुआ। मेरा इरादा तो तुम्हें सिर्फ थैंक्स कहने का था। आज बरसों बाद मैंने अपनी बच्चियों के चेहरे पर हकीकी खुशी देखी है। सही कहते हैं, माँ की कमी दुनिया की कोई शय पूरी नहीं कर सकती। थैंक्स इन्हें ममता भरा मान बख्शने पर। वो इस पर गिरफ्त मजबूत करता बोला, आप शायद भूल रहे हैं वो मेरी आपी की भी बेटियां हैं। नायाब अब अजनबियत से बोली, अच्छा तुम्हारी आपी क्या मेके से लेकर आई थी इन्हें? आपके तराब ने भी दूबदू जवाब दिए। इससे पहले कि नायाब कुछ कहती, मरियम धार से दरवाज़ा खोलती अंदर आई। नायाब जल्दी से इसकी गिरफ्त से निकली, लेकिन वो भी मरियम थी। बाबा जानी, आपने मामा को यूं क्यों पकड़ा हुआ था? इसके सवाल पर नायाब सटपटा कर रह गई। कुछ नहीं बच्चे, आपकी मामा को अपने साथ ले जाने पर मना रहा था। तराब ने बात बनाई, जबकि इसके झूठ पर नायाब ने हैरत से देखा। ऐसे क्या देख रही हो? अब तुम्हारी नज़र में भले मैं बेशर्म ही सही, लेकिन अपनी बच्ची से ये तो नहीं कह सकता मैं तुम्हारी मामा जानी से रोमांस कर रहा था। वो नायाब से इंग्लिश में बोलता इसके गाल सुर कर गया था। मरियम हैरानगी से अपने माँ बाप को देख रही थी, जो एक दूसरे में ही मगन थे। बाबा, क्या कहा आपने मामा से? मरियम ने खोजती नज़रों से पूछा। कुछ नहीं, रिक्वेस्ट की है हमारे साथ चलो। तराब ने मरियम को मुतमिन किया। मामा चले ना प्लीज़ हमारे साथ, बहुत मज़ा आएगा आपके। मरियम खुद ही आगे बढ़ती नायाब का हाथ थामती से मनाने लगी, जिस पर नायाब बिना कुछ बोले इस बात में सरहल आ गई। जाओ परी, आप नीचे और ड्राइवर अंकल से कहो गाड़ी तैयार करें, हम आ रहे हैं। तराब की बात पर मरियम सर हिलाती नीचे भागी। नायाब भी इसके पीछे लपकी और तराब ने इसका हाथ पकड़ कर रोका। कहाँ? तराब ने पूछा। वो नीचे। नायाब मिनमिनाई। रुको, पहले इसका साफ तो दो। तराब ने अपने हाथ दिखाए जहाँ नायाब ने अपने नेल्स चबाए थे, वहाँ से अब खून रस रहा था। आपने भी तो मुझे तंग किया था, नायाब ने डरते हुए बोली। अच्छा दिखाओ कहाँ चोट लगी तुम्हारे? तराब ने बोलते साथ ही इसे अपने करीब किया और इसके कान में सरगोशी करता इसका कान की लू को दांतों से काट लिया। नायाब ने इसकी शर्ट को मुट्ठियों में भरा। तराब पीछे हटते हुए इसकी हालत पर मुस्काया। आइंदा ध्यान से, क्योंकि मैं किसी का हिसाब नहीं रखता, कहते साथ ही वो नीचे आने का इशारा करता वहां से चल दिया। जबकि वो आईने में अपना अक्सर देखती, खून से रस्ते कान पर हाथ रखती इसके जुल्म पर सिसक उठी। दिन यूं ही बेकैफ गुजर रहे थे। हरीम और मरियम बड़ी हो रही थी, अब तो स्कूल भी जाने लगी थी। तराब भी चला जाता। ऐसे में वो सारे घर में बुलाए बुलाए फिरती। एक दो बार इससे तराब ने कहा भी कि वो चाहे तो अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सकती, लेकिन अब हर चीज़ से इसका दिल उचाट हो चुका था। इसने एक दो बार तराब से कहा भी कि इसकी अपने बाबा से बात करवा दें, लेकिन तराब के चेहरे पर राना उमर का नाम सुनते ही चट्टानों जैसी सख्ती आ जाती। फिर इसे कुछ कहने की ज़रूरत ही महसूस ना हुई। एक सवाल इसे हमेशा बेचैन किए रखता, इसे कभी यहाँ से जाने का मौका मिला तो क्या वो यहाँ से जा सकेगी? जिसके जवाब पर परेशान रहती। हरीम और मरियम के साथ वो इतना घुल मिल चुकी थी कि इनके बगैर अब रहना मुहाल लगता। कई बार ऐसा लगता कि जैसे वो इसकी बहन की नहीं बल्कि खुद इसकी ही बेटियां हैं। इसने खुद ही इन्हें पैदा किया है। तराब के साथ इसका रिश्ता अब भी वैसा ही था। वो अभी तक इसे अपना मजाजी खुदा ना मान सकी थी, लेकिन कभी कभी वो उलझ जाती। इसके बाप ने इसे बताया था कि तराब ने इसकी बहन से ज़बरदस्ती शादी की थी। फिर वो इस पर शक की बिना पर तशद्दुद करता से मारता पीटता था। इसी मारपीट के नतीजे में वो एक दिन सीढ़ियों पर ना संभल सकी और गिर गई, जबकि नतीजे में इसकी मौत वाक़ होगी। लेकिन नायाब जितने दिन इसके साथ रही, इस पर हाथ उठाना तो दूर, तराब ने इसे कभी गर्म निगाह से ना देखा था। क्या ये मुमकिन है जो शख्स अपनी बीवी को मारता पीटता हो, इसी बीवी से हुई बेटियों पर जान छिड़कता हो? और बाबा ने तो इसे नहीं बताया कि आपी की बेटियां भी हैं। शायद बाबा को मालूम नहीं होता, वरना वो ऐसे शख्स के पास अपनी नवासियों को रहने देता जिसने इनकी बेटी को मारा हो। पर जब बाबा इतना सब कुछ जानते हैं तो तराब को गिरफ्तार क्यों ना करवाया? क्या बाबा तराब से डरते हैं?
क्योंकि वो खुद एक पुलिस ऑफिसर है। सब बातें सोच सोच के इसका दिमाग फटने लगा। नतीजा वो बिस्तर पर ढेर हो गई। नायाब की आंख रात के किसी पहर खुली तो हलक में मारे खुशकी से कांटे चुभने लगे थे। पानी पानी वो बामुश्किल ही बोल पाई। तराब जो इसके सराहने में ही बैठा ऊँग रहा था, इसे जागता पाकर इसके ऊपर झुका। नायाब तुम्हें होश आ गया? वो खुश होता। साइड टेबल से गिलास में जग से पानी डालता, इसे सर के नीचे हाथ रखता। गिलास इसके लबों से लगा गया, जिसे नायाब ने एक ही सांस में खाली कर गई। तुम लेटो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। तराब ये कहता नीचे गया। थोड़ी देर तक इसके लिए वेजिटेबल सूप ले आया। गर्मा गर्म सूप इसने साइड टेबल पर रखा और इसको बेड क्राउन के साथ टेक लगाकर तकियों के सहारे बैठाया और खुद सूप का बाउल ट्रे से उठाकर से स्पून की मदद से सूप पिलाने लगा। जबकि नयाब मुसलसल से टिकटिकी बांधे देख रही थी। जिसकी आंखों में एक ही चमक थी, जिससे नयाब को मालूम हो गया था कि वो इसके अंदर का राज पा चुका है। क्या हुआ था? मुझे वो इसे सूप पिला चुका था। अब टिश्यू से इसका मुंह साफ कर रहा था कि नायाब के सवाल पर इसके हाथ थमे। क्या कहा डॉक्टर ने? आपके इसने दोबारा पूछा। वही जो तुम मुझे बताना नहीं चाहती थी। तराब ने इसे शिकवा करती नजरों से देखा। क्यों छुपाया मुझसे? आपके तराब ने पूछा। मुझे जरूरी नहीं लगा। नायाब नजरें चुराते बोली। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो नायाब? वो दुख से बोला। क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए था, इसलिए आपको बताना ज़रूरी नहीं समझा। मैं इससे बहुत जल्द छूट था। इससे पहले कि नायाब अपनी बात मुकम्मल करती, तराब के थप्पड़ ने इसके अल्फाज दबा दिए। तुम इतनी बेहिस होगी, मुझे मालूम ना था। मुझसे खार खाती हो तो इसका बदला मुझसे लो। इस मासूम का क्या कसूर? छुटकारा चाहती हो ना? ठीक है, तैयार रहना। कल सुबह होते ही मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के घर छोड़ाऊंगा। लेकिन याद रखना, अगर इसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। कहते साथ ही वो तनफन करता वहां से निकल गया। जबकि नायाब गाल पर हाथ रख के सुनसी बैठी थी। इसे खुद नहीं मालूम वो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन किस अंदाज में तराब पर निकाल चुकी थी। गुस्से में वो क्या से क्या बोल गई थी। अब कि जो एहसास हुआ तो इसे वाकई अपने लफ्ज़ों पर शर्मिंदगी हुई। पर अब क्या किया जा सकता था कि कमान से निकला हुआ तीर और मुंह से निकली हुई बात कब भला वापस पलटती है। सुबह हरीम और मरीम को इसने खुद ही तैयार किया, जबकि रोज़ नायाब ही करती थी। लेकिन आज तराब ने दोनों को अपने तक महदूद ही रखा। जबकि दूसरी तरफ नायाब इन दोनों का इंतज़ार करती रही। जब काफ़ी देर तक भी वो ना आई तो नायाब ने खुद में हिम्मत जमा करती नीचे आई, जहाँ इन दोनों का नाश्ता करवा रहा था। इसे देखकर दोनों नायाब की तरफ जाने के लिए उठी, लेकिन तराब ने दोनों को डांट कर बैठा दिया, जिस पर दोनों की आंखों में नमी मचली। लेकिन तराब ने नज़रअंदाज कर गया। आपकी नाराज़गी मुझसे है, बच्चियों पर क्यों चला रही हैं? वो आगे बढ़ती इंग्लिश में बोली। ये मेरी बच्चियां हैं, मैं चाहे इन्हें डांटूं मारूं। तुम कौन होती हो मुझसे बास परस करने वाली? तराब ने भी उससे कहा। मैं माँ हूँ इनकी, वो हिम्मत करती बोली। जबकि इसकी बात मुकाबिल के लब पर एक मुस्कुराहट ले आई, एक तंजिया मुस्कुराहट, जिसे देखकर वो अपनी जगह पर चूर सी खड़ी रह गई। वो दावा कभी नहीं करना चाहिए जिस पर आप पूरा ना उतरते हो। एनीवे, नाश्ता कीजिए, फिर मेरा ड्राइवर आपको आपकी मंजिल पर छोड़ आएगा। तराब बेगानगी से कहता दोनों बच्चियों के स्कूल बैग उठाता इन्हें लेकर बाहर की जानी बढ़ा। इसकी आंखों में आंसू आ गए, ये सोचकर कि इसने इसे बच्चों से मिलने ना दिया था। कौन सा नाश्ता, कैसा नाश्ता? वो अपने आंसू पूछती वहां से चल दी, जहां दोनों बच्चियां भागती हुई इसके पैरों से लिपट गई। नायाब ने झुककर दोनों को दीवानावार प्यार किया। चलो मरीम, हरीम स्कूल के लिए लेट हो रहा है। तराब की आवाज़ पर नायाब ने सामने देखा, जहाँ मुकम्मल यूनिफॉर्म में नायाब को अपने दिल के बहुत करीब लगा। तराब के देखने पर नायाब ने घबराकर नज़रों का जावे बदला। तराब कदम कदम उठाता इसकी जानिब बढ़ा, दोनों बच्चियों का हाथ इसकी पकड़ से छुड़वाया। नायाब भी खड़ी हो गई। चाहता तो था मेरी बच्चियां तुमसे ना मिले, लेकिन मैं चाहकर भी तुम्हारी तरह पत्थर दिल ना हो सका। ये मेरी बच्चियों की तुमसे आखिरी मुलाकात है। आज के बाद मेरी बच्चियों से तुम दूर ही रहना, वरना तुम्हारा क्या पता मेरी दुश्मनी में तुम कब मेरी बच्चियों को नुकसान पहुंचा जाओ। वो बोला नहीं था, फंकारा था। वो बच्चियों के लिए वहां से चल दिया। जब किसका दिल था कि तराब इसे जाने से रोक ले, लेकिन तराब ने इसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वह शिकस्ता सी चाल चलती गाड़ी की जानी बढ़ी, जहां ड्राइवर कार का पिछला दरवाजा खोले मुअद्दब सा इसका मुंतजिर था। गाड़ी जाने पहचाने रस्तों पर गामजन थी वो, चूंकि क्योंकि ड्राइवर इसे हॉस्टल की बजाय इसके घर छोड़ने जा रहा था। पापा आ गए क्या दुबई से? वो हैरान होते हुए खुद से बोली। ड्राइवर इसे छोड़ता वहां से जा चुका था। जबकि इसने सर उठाकर इस पुर शिकवा इमारत की जानिब नजर उठाई, वो धीरे धीरे सर झुकाते अंदर दाखिल हुई, क्योंकि चौकीदार से आता देखकर गेट पहले ही खोल चुका था। चौकीदार के सलाम पर इसने धीरे से सर हिलाया। वो सीधा अपने रूम में आई, बेड पर गिरने से अंदाज में बैठी और बिखरती चली गई।
शाम को वो अपने रूम से फ्रेश होकर निकली। सर दर्द से फटा जा रहा था और इरादा एक कप चाय बनाने का था। किचन में मुलाजमा को काम करता देख कर इसे चाय बनाने का कहती वो वहीं लॉन्च पर बड़े सोफे पर गिरने के से अंदाज में बैठी वहाँ से आ तो गई थी, लेकिन इसकी रूह वहीं रह गई हो जैसे। बार बार इसकी सोच के ताने वहीं जुड़ते कि हरीम और मरीम जब स्कूल से लौटी होंगी और इसको घर पर ना पाकर कितना परेशान होंगी। अब वो किसी से फ्रेंच फ्राइज़ की फरमाइश करेंगी और मरीम नूडल्स की दीवानी जब इसे पुकारेगी तो या अल्लाह मैं क्या करूं, तू जानता है ना परवरदिगार मेरे दिल का हाल, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर तराब पर यकीन करने लगूं तो अपने बाबा गलत लगने लगते हैं, और अगर बाबा पर यकीन करूं तो तराब। ये तो तय है कि इनमें से गलत है, मगर कौन मैं नहीं जानती, मगर तू तो जानता है ना ये राज। प्लीज़ अल्लाह मुझ पर भी ये अया कर दे कि कौन सच्चा है कौन झूठा। वो वहीं सोफे पर बैठी बैठी ही रब से फरियाद कर रही थी। बीबी जी चाय। मुलाजमा की आवाज़ ने इसकी फरियाद में खलल डाला। मीरा माँ, क्या बाबा आ गए हैं? इसने मुलाजमत से पूछा। आहो जी। मीरा माँ ने इस बात में सर हिलाया। कब? दूसरा सवाल। 2 हफ्ते होने को आए हैं जी, वो सोचते हुए बोली। अच्छा आप जाएं। इसने मीरा माँ को जाने का इशारा किया और खुद चाय का कप उठाकर लबों से लगा के इसकी सोच की धारों का रुख राना उमर की तरफ था। अगर पापा 2 हफ्ते से आए हुए हैं तो उन्होंने अब तक मुझे ढूंढने की कोशिश क्यों ना की थी? कुछ तो ऐसा है जो मिसिंग है, पर क्या है इसे समझ ना आ सका। इसकी मुलाकात रात के खाने पर अपने पापा से हो सकी। अब आप कब आए? पापा दुबई से परसों की फ़्लाइट से ही पहुंचा हूँ। पर तुम घर नहीं थी? मुलाजमत से पूछा तो पता चला कि तुम घर की बजाय हॉस्टल में हो। तुम्हें कॉल करना करना चाहिए, पर तुमने अटेंड ना की, इसलिए वार्डन से कहा कि तुम्हें मेरा मैसेज दे दें। राना उमर ने सारी तफसील बताई, जबकि इस सारे में वो सिर्फ लफ्ज़ परसों पर चूकी। 2 हफ्ते होने को आए हैं जी। क्या मीरा माँ ने झूठ बोला? इससे यहाँ राना उमर ने कुछ छुपाया? नायाब, मैंने तुम्हारी शादी अपने दोस्त शेख मामून के छोटे बेटे मरवान से तय की है, और इसे संडे को हम एक ग्रैंड पार्टी दे रहे हैं। इस खुशी में आई होप कि तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन ना होगा। राना उमर अपनी बात कहकर इसके तासरा देने लगा। पर बाबा ये सब इतना अचानक? कुछ अचानक नहीं है, सब कुछ पहले से प्लान था, बस तुम्हें नहीं बताया कि तुम अपनी स्टडी पर फोकस रखो। अब जबकि तुम्हारी डिग्री मुकम्मल होने वाली है तो तुम्हें बता रहा हूँ ताकि तुम तैयार रहो, और मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, तुम्हें बता रहा हूँ। अंडरस्टैंड? ओह, अब ये क्या मुसीबत है? वो झंझलाकर बोली। आज नायाब और मरवान का रिश्ता तय पा जाने की खुशी में पार्टी रखी गई थी। मिक्स गैदरिंग थी। डैड न जाने किस किस से इसे मिला रहे थे, जबकि वो होंठों पर मसनूई मुस्कुराहट लाती सबसे मिल रही थी, क्योंकि इसके पास कोई और चारा नहीं था। इसका होने वाला मंगेतर मरवान इसे शक्ल से ही औबाश लग रहा था। इसे इसकी अगली से नज़रें अपने वजूद पर महसूस हो रही थी। थोड़ी देर बाद इसे पार्टी में वो दुश्मन जाम भी आता दिखाई दिया। साथ में डीआईजी भी था। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बात मानने का, वो डीआईजी से बोला, क्योंकि इसके कहने पर डीआईजी तराब को लेकर आया था। अब राना उमर आंखों में शरारे भरे तराब को ही देखते हुए हाथ मिला रहा था, जबकि तराब भी आंखों में ज़माने भर की नफस मोए से देख रहा था। पर साथ खड़ी नायाब पर इसने निगाहें गलत तक न डाली। नायाब, इनसे मिलो, ये है एसपी। राना उमर आंखों ही आंखों में से कुछ बावर करवाता बोला, जबकि नायाब तराब पर एक नज़र डालकर सर चुका कि वजह इसकी आंखों में अपने लिए नापसंदगी देखकर, जो इस वक्त मेहरून कलर का वेस्टर्न तर्ज का लिबास जेबतन किए खड़ी थी, जिसमें दुपट्टा सिरे से ही ना था। ये सब भी राना उमर के कहने पर था। ओके सर, अब मैं चलता हूँ। अब वो डीआईजी की तरफ पलटा था और बोला, अरे भी अभी तो आए हो, थोड़ा रुको। डीआईजी ने कहा, सर आपसे पहले ही कहा था मेरी बेटी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मेरा इस वक्त इसके पास होना लाजमी है। आपने सिर्फ ड्रॉप करने का कहा था, सो मैंने हामी भर ली थी। तराब के कहने पर नायाब ने तड़प कर आंखें उठाई। वो पूछना चाहती थी किसकी, पर लब सिए रहे। माना कि आप एक ईमानदार पुलिस वाले होने के साथ साथ एक अच्छे बाप भी हैं, इसलिए हम आपको ज़्यादा रुकने पर फोकस नहीं करेंगे। जस्ट 5 मिनट। उम्मीद है कि ये पार्टी आपको साल साल याद रहेगी। राना उमर कहते साथ ही नायाब को स्टेज पर ले गए, जबकि मरवान को भी वहीं बुला लिया। अब वो इन दोनों की एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट कर रहे थे। सब ताली बजाते भरपूर खुशी का इजहार कर रहे थे। फिर म्यूजिक स्टार्ट हुआ। मरवान ने एक बाजू इसकी कमर से गुजारा, इसे खुद से करीब किया। सब यहाँ कपल में ही डांस कर रहे थे। तभी किसी लड़की ने तराब को भी डांस की ऑफर की, जिस पर वो हामी भरते स्टेज पर आ गए और सब की तरह वो भी डांस करने लगे। जब कि मरवान डांस में भी जलालत दिखाने से बाज ना आया। वो बड़ी बेबाकी से नायाब को छू रहा था, जिससे तराब की मुट्ठियाँ गुस्से से भींची जा रही थी। इससे पहले वो गुस्से से इसका थोबड़ा तोड़ देता। कपल चेंज हुए। नायाब इसके पास आ गई। गलत था मैं जो तुम्हें साहब समझ बैठा था, जबकि तुम तो इसके धूल के बराबर भी नहीं हो।
वो इसे गोल गोल घुमाता हुआ बोला, अब मैं अपनी बच्चियों के लिए ऐसी माँ चाहता था जिसे कभी किसी मर्द ने देखा ना हो। वो इसकी कमर में एक हाथ डाले जबकि दूसरा हाथ अपने शोल्डर पर रखे बोला, लेकिन मैं गलत था। यहाँ तो बात बहुत आगे की है। मेरे सामने ये हाल है तो इससे पहले तुम कितनों के साथ। इसकी बात मुकम्मल होने से पहले नायाब ने अपना एक हाथ थप्पड़ की सूरत इसकी जानिब बढ़ाया, जिससे इसने अपने गाल की जिन्नत बनने से पहले ही थाम लिया। ना ना मेरी जान, ऐसा ना करना, गुस्सा आ रहा है गुड तो इसे सही जगह इस्तेमाल करना चाहिए। कहते साथ इसने नायाब को गोल गोल घुमाया, जिससे सारे कपल दोबारा चेंज हो गए। अब फिर से नायाब मरवान के साथ थी, पर जैसे ही मरवान ने मिसबिहेव करना चाहा, एक जनाटेदार थप्पड़ मरवान के गाल की जीनत बना। पार्टी में एकदम सन्नाटा छा गया। राना उमर सख्ते में आ गए। ए यू, मरवान ने नायाब की जानिब मारने को लपका। तराब ने मरवान का हाथ पकड़ लिया। शर्म नहीं आएगी एक औरत पर हाथ उठाते हुए? तराब ने मरवान को पीछे की जानिब धकेला। यू बास्टर्ड, गाली दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? आपके मरवान इसकी जानिब बढ़ा। नायाब ने बिल्कुल सही किया है, तुम इसके साथ मिसबिहेव कर रहे थे, तराब ने कहा। वो मेरी मंगेतर है, मैं इसके साथ जो भी करूं। तुम होते कौन हो? यू ब्लडी, जिस जिस पर अब तराब अपने आप पर काबू न रख सका और टका कर एक मुक्का इसके थोबड़े पर रसीद किया, जिससे मरवान को अपना जबड़ा टूटता हुआ महसूस हुआ। बीवी है ये मेरी, और शुक्र मनाओ कि एसपी की बीवी के साथ मिसबिहेव पर मैं तुम्हें अंदर नहीं कर रहा, वरना वो हाल करता कि तुम्हारी सान नस्लें याद रखती। तराब इसे वार्न करते हुए बोला, जबकि इसके इंकशाफ पर राना उमर ने अपने हाथ में मौजूद वाइन का गिलास फर्श पर पटका और तराब को गिरेबान से थामा। झूठ बोल रहे हो तुम, मेरी बेटी तुमसे आज इसी पार्टी में पहली बार मिल रही है, फिर तुम कैसे कह सकते हो कि तुम शादीशुदा हो? सेठ राना उमर सेठ राना उमर, ध्यान से, ये किसी आम शख्स का नहीं, एक पुलिस वाले का गिरेबान है। इस जुर्म में आप भी अंदर जा सकते हैं और गवाही के लिए डीआईजी साहब हैं, इनकी मौजूदगी में ही आपने मेरा गिरेबान पकड़ा है। जबकि डीआईजी इसकी बात पर गड़बड़ा गया। ये अब क्या है राना, फिर से धोखा? मत भूलो, तुम हमारे साथ धोखा कर चुके हो, और अब की बार मैं अपनी ये इंसल्ट कभी ना भूलूंगा, और ना ही बॉस। मैं आज ही तुम्हारे सारे धंधे बंद करवाता हूँ। तुम जो बिजनेस के नाम पर अपने मुल्क की जड़ें काट रहे हो, मत भूलो कि हमारे पास वो सब सबूत के साथ मौजूद हैं जिसके लिए तुम लंबी उम्र तक के लिए जेल में जाओगे। शेख मामून गुस्से से राना के सारे काले छट्टे खोलने लगा। ये सब झूठ कह रहा है शेख। राना उमर नफरत भरी भरी एक नज़र तराब पर डालकर बोला, अगर मैं झूठ कह रहा हूँ तो अपनी बेटी से ही पूछ लो। अब सबकी नज़रें नायाब की गिर्द उठी, जब किसे यूं नंगे सर देखकर तराब को इस पर फिर से तप चढ़ी। बोलो नायाब, ये शख्स झूठ कह रहा है ना? राना उमर इसके बाजू को जोर से अपनी गिरफ्त में लेता बोला, जिस पर वो डर गई और सर नफ़ी में हिला गई। तराब, ठीक कह रहे हैं, आज से तकरीबन 3 महीने पहले हमारा निकाह हो चुका है। सुन लिया सुसर जी, वाकई आपने ठीक कहा था, ये पार्टी साल साल ही मुझे याद रहने वाली है। वो तंजिया मुस्कुराहट राना उमर की जानिब उछालता वहाँ से चल दिया, और वो जो इसके साथ जाना चाहती थी, इसे राना उमर बाजू से पकड़ कर घसीटते हुए अपने साथ ले जाकर इसके रूम में बंद किया, और पेंट से बेल्ट निकालता हुआ इसे अपने हाथों पर लपेटता इसकी जानी बढ़ा। जबकि नायाब हैरानगी से मुंह खोले बाप को देख रही थी, जो बेल्ट लिए इसकी जानी बढ़ रहा था। नायाब के लिए सब नया था, लेकिन राना उमर के लिए नहीं, क्योंकि इसने यही हरबे कई मरतबा इस्तेमाल किए थे, पहले अपनी बीवी और उसके बाद साहब पर। जबकि नायाब के लिए वो हमेशा आइडल बाप की सूरत में ही सामने आया। बाबा, ये क्या? चुप, यकदम चुप। पहले मुझे सच सच बताओ, नीचे क्या बकवास की है तुमने? वो इसके घने बालों को हाथों में दबोचते हुए बोला, मैंने झूठ नहीं कहा बाबा। नायाब ने जल्दी से कहा, मुझे सब शुरू से बताओ। वो इसके बालों पर जोर डालता बोला। नायाब को लगा कि आज ही इसके बाल जड़ से उखड़ जाएंगे। इसने शुरू से आखिर तक सब बता दिया, सिर्फ एक बात छुपा गई। अगर ये बात है तो हम इससे खुला ले लेंगे, कहते साथ ही इसने इसे बेड पर पटका। जबकि वो अपनी बेबसी पर फूट फूट कर रो दी। इसे लगा कि शायद तराब इसे अपने साथ लेकर जाएगा, लेकिन वो तो बिना कुछ कहे ही वहाँ से निकल गया। दूसरी तरफ तराब अपने घर पहुंचा तो सईदा माँ को अपना मुंतजिर पाया। क्या हुआ अम्मा, हरीम ने कुछ खाया? तराब के पूछने पर इसने नफ़ी में सर हिलाया, जबकि वो ठंडी आप बढ़ता हरीम और मरीम के रूम की तरफ बढ़ा। बाबा, मामा जाने को नहीं लाए? वो जैसे ही रूम में दाखिल हुआ, हरीम को अपना मुंतजिर पाया। बच्चे, आपने खाना क्यों नहीं खाया? तराब आगे बढ़ता इसे अपनी गोद में लेता बोला, पापा, मामा जानी के हाथ से खाना है। कितनी मरतबा कहा है, तुम्हारी मम्मा मर चुकी है, और वो जो थी वो सिर्फ एक बुरा ख्वाब थी, समझी? तराब दर्द गुस्से से बोला, जिस पर हरीम सहम सी गई। तराब ने तड़प कर इसे अपने गले से लगा लिया। हफ्ते से ज़्यादा होने को आया था कि हरीम का बुखार हुआ था, जो अभी तक टूटने में भी ना आया था। नायाब के जाने का सदमा दोनों को लगा था। मरीम तो कुछ दिनों बाद नॉर्मल हो गई थी, पर हरीम एहसास होने की वजह से
नायाब को बुला नहीं पा रही थी, ना ढंग से कुछ खा रही थी। हरीम की एक ही रट थी कि अब इसे नायाब के हाथ से खाना खाना है, इसे इसकी माँ चाहिए। तराब की मिन्नतें करने पर हरीम ने थोड़ा सा बहुत खाया और फिर दुआ लेकर सो गई। इसके सोने पर तराब कमरे से बाहर आया। साहब, आप नायाब बीबी को ले आए ना, देखना हरीम बीबी भली चंगी हो जाएंगी। जबकि सैदा बीबी की बात पर वो कुछ ना बोला और बाहर लॉन में आ गया। आज वो यूं से मरवान की बाहों में देखकर खोल उठा था। इसे मालूम था कि जब तराब ने कहा कि इसकी बच्ची की तबीयत ख़राब है, इसका तड़प कर देखना तराब की आंखों से मुख्फी ना रह सका। लेकिन वो इससे जानते बूझते ना लाया कुछ ऐसे रास्ते जिसे तराब चाहता था कि नायाब खुद जाने। चोट तराब ने लगा दी थी, अब राना उमर जख्मी खुर्दा खुद ही अपने खोल से निकलने लगा। दूसरी तरफ नायाब कपड़े तब्दील करके जायनमाज पर सजदे में खुदा से मदद की तलबगार थी। बहुत सी दुआओं के बाद इसने जायनमाज लपेट कर रखी, तभी इसके कमरे का दरवाज़ा खुला। आने वाला कोई और नहीं बल्कि इन्हीं की मुलाजमा मीरा माँ थी, जो इससे खामोशी से अपने साथ चलने को कह रही थी। नायाब हैरान होती बिना कुछ पूछे इसके पीछे चल दी। वो इसे लिए पिछले लॉन में चली आई, जहाँ मौजूद विंडो से अंदर ड्राइंग रूम का मंजर साफ नजर आ रहा था। वहाँ राना उमर, मरवान और शेख मामून शराब को पानी की तरह पी रहे थे। नायाब तो बाप को देखकर सकते में आ गई। इस पर कौन कौन से भयानक इंकशाफ हो रहे थे। तुम फिक्र ना करो मरवान, नायाब तुम्हारी ही है। मुझे नायाब ने सब बताया है। कैसे इस इंस्पेक्टर ने नायाब से ज़बरदस्ती निकाह किया था। हम नायाब को इत्मीनान में लेकर इससे गवाही दिलवाएंगे और जना का मुकदमा हायर कर देंगे। इससे दो दो काम हो जाएंगे, नायाब की भी तलाक हो जाएगी और इस ऑफिसर की बदनामी भी। मतलब एक तीर से दो निशाने। राना उमर मुश्किल लड़खड़ाती आवाज़ में कह रहा था, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वो इतने दिन इस ऑफिसर के पास रही है और इसने इसे छुआ तक ना होगा। इसके मरवान आपके मरवान ने अपने सूजे मुंह के साथ बोला, ऐसा मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि मैंने नायाब के जहन में तराब के खिलाफ इतना जहर भरा है कि वो चाहकर भी कभी एक नहीं हो सकते। बिलफर्ज अगर होते भी बिलफर्ज अगर होते भी तो तराब इतना बेवकूफ़ थोड़ी है जो ये जानने के बावजूद कि इसकी पहली बीवी को हमने मारा है, वो नायाब को हमारे पास आने देता। हाँ हाँ, राना उमर ने कहते साथ ही कहका लगाया, जिसका साथ इन तीनों ने ही दिया। अब सुबह होने का इंतज़ार है, बस वो इंस्पेक्टर आज की नींद चैन से सो ले, क्योंकि सुबह बदनामी इसके दर पर दस्तक दे चुकी होगी। आखिर में राना उमर गंभीर संजीदगी से बोला। नायाब मुंह पर हाथ रखे अपनी उमड़ती सिसकियों का गला घूंट रही थी। मीरा माँ ने इसकी हालत के पेश नज़र इसे जल्दी से वहाँ से हटाया और इसके कमरे में लेकर आई। जल्दी से इसके होंठों से पानी का ग्लास लगा, जिसे वो एक ही घूंट में चढ़ा गई। ये सब क्या है मीरा माँ? वो अब सिसकियों से रो रही थी। इसके लिए ये इंकिशाफ ही जानलेवा था कि इसका बाप ही इसकी बहन का कातिल है। बस मेरी बच्ची सब्र कर, अल्लाह एक मुकर्रर वक़्त तक के जालिम की रस्सी दराज करता है, बहुत जल्द तुम्हारी आपी को भी इंसाफ मिलेगा। मीरा माँ ने इसे अपने साथ लगाते हुए तसल्ली दी। मीरा माँ, मुझे यहाँ नहीं रहना, अब मुझे प्लीज़ मेरे तराब के पास पहुँचा दे। मुझे इनके पास जाना है, वरना ये दरिंदा सिफ्त लोग इसकी निशानी को भी मुझसे छीन लेंगे। नया बीबी, क्या तुम? मीरा माँ इसका इशारा समझते बोली, हाँ मीरा माँ, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मीरा माँ कहती जल्दी से अलमारी से एक शॉल निकाल कर इसकी तरफ बढ़ाती हुई बोली और इससे लॉन की पिछली जानिब आने को कहा, जबकि खुद आगे से अपने क्वार्टर में आ गई। वहाँ मौजूद संदूक से इसने वो मतलूबा चीज़ निकाली जो जाते समय साहब ने इसे नायाब को देने को कहा था, लेकिन मीरा माँ को इसका मौका ना मिल सका। मीरा माँ भागते हुए पीछे लॉन की तरफ आई। एक नज़र इसने इसने खिड़की की तरफ डाली, जहाँ वो दो बेसद से सोफे पर गिरे पड़े हुए थे, क्योंकि हद से ज़्यादा शराब जो पी ली थी। मीरा माँ जल्दी से आगे बढ़ी और वो सामान जिसे इसने कपड़े के बैग में डाल रखा था, इसे नायाब की तरफ बढ़ाया और वहाँ दीवार के साथ दो तीन ईंटें लाकर रखी। पीछे की दीवार फ्रंट की दीवार से निस्बत छोटी थी, लेकिन फिर भी इस हालत में नायाब के लिए काफ़ी बुलंद थी। इसने अल्लाह का नाम लेकर छलांग लगा दी, जिसकी सेफ्टी के लिए जबकि सेफ्टी के लिए दोनों हाथ अपने पेट के गिर्द लपेट लिए, जिससे इसके गाल ज़मीन पर लगे और होंठ का किनारा फट गया। इसके इसे वक्ती सी तकलीफ हुई, पर पकड़ जाने का एहसास से हर दुख पर हावी हो गया। वो जल्दी से उड़ती वहाँ से भागी और इरादा वहाँ से मेन रोड तक पहुँचने का था। जबकि दूसरी तरफ मरवान नायाब के रूम की तरफ बढ़ा। इसके सर पर अपनी सर का भूत सवार था। इसे हर हाल में नायाब से बदला लेना था, लेकिन जब वो इसके रूम में पहुंचा तो वहाँ कोई ना था। वो वापस मुड़ता के गार्ड को अलर्ट कर सके, लेकिन तभी किसी ने कोई भारी चीज़ इसके सर पर फोड़ी, जिससे इसका जहन तारीकी में डूबता चला गया। वो कोई और नहीं मीरा माँ थी, जो इसे इन तीनों के बीच ना पाकर चौंक गई थी। इसे बाहर से लॉक करती वो दबे पांव आराम से जाकर अपने क्वार्टर में सो गई, मानो आज के वाक़ये से वो लाइलम थी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कुछ साल पहले साहब के भागने से लाइलम थी। अल्लाह की आस पर वो इस
अल्लाह की आस पर वो इस तय खाने से तो निकल आई थी, लेकिन इससे तराब के घर का रास्ता मालूम नहीं था। वो चली ही जा रही थी, तभी एक गाड़ी की लाइट से इसकी आंखों में पड़ी। इसने फ़ौरन से अपनी आंखों पर दोनों हाथ रखे। गाड़ी के टायर इससे कुछ फासले पर ही चिड़चिड़ाए। गाड़ी से कोई निकला, पागल हो गई हो क्या? मरने का इतना ही शौक है तो कहीं और जाओ, मेरी ही गाड़ी मिली थी क्या तुम्हें? और वो जो इस वक्त बिल्कुल ही उम्मीद खो बैठी थी, इसकी आवाज़ सुनती बगैर कुछ कहे से लिपट गई। और तराब वो तो नायाब को देखकर ही सुन ही खड़ा रह गया। मुझे माफ़ कर दें प्लीज़, मुझे मालूम हो गया है मैं गलत थी, प्लीज़। वो मुसलसल रो कर कह रही थी। तराब ने कुछ कहे बिना खामोशी से इसे खुद से अलग किया और गाड़ी में जा बैठा, जबकि इसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा वाह करना ना बोला। नायाब इसी पर शुक्र करती गाड़ी के अंदर बैठी। अगले 10-15 मिनट में वो अपने घर में दाखिल हो चुके थे। सैदा माँ ने इसे तराब के साथ आता देखकर खुश हुई। शुक्र है बीबी जी आप आ गई, वरना हरीम बीबी की तबीयत तो संभलने में ही नहीं आ रही। जब से आप गई हैं बच्ची तो जैसे मुस्कुराना ही भूल गई है, अभी भी आपकी राह देख रही है। डॉक्टर के कहने पर ही साहब आपको लेने गए थे। सैदामान साथ साथ चलते हुए इसे मुसलसल हरीम के बारे में बता रही थी, जबकि तराब इसे हरीम लोगों के कमरे की जानिब बढ़ता देखकर अपने रूम में चला गया फ्रेश होने, क्योंकि अब वो कुछ मुतमिन सा था शायद नायाब के आ जाने से। जब वो फ्रेश होकर बच्चियों के कमरे में गया तो सामने का मंजर हसाबे तवक्को था। वो बच्चियों के साथ लिपट कर बच्चियों की तरह रो रही थी। अगर रोने का सेक्शन पूरा हो गया हो तो हरीम को कुछ खिला दो मोहतरमा, मुझसे तो बैर बैर बांधे बैठी है कि मामा जानी के हाथ से खाना खाना है, जबकि इनकी मामा जानी इनको बुलाए अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने चली थी। उर्दू में कहते कहते आखिरी बात वो इंग्लिश में कहता है। से सर नदामत में झुकाने पर मजबूर हो गया। तब तक सैदा माँ भी खाना ले आई थी और वहीं मौजूद गिलास की टेबल पर खाना चुन दिया। नयाब हरीम को गोद में बैठाती खाना खाने लगी, जबकि तराब मरियम को सैदा माँ इस फैमिली को यूँ मुकम्मल देखकर बहुत खुश हुई और दुआएं देती वहाँ से चली गई। मामा ये आपके लिप्स पर क्या हुआ है? हरीम इसका चेहरा दोनों हाथों के पहले में लेकर बोली। कुछ नहीं बच्चे, मैं गिर गई थी तो चोट लग गई थी। नयाब ने अपने गालों पर हाथ हाथ रखे इसे दोनों हाथ अपने हाथों में लेते चूमते हुए कहा, जबकि तराब ने भी इसकी चोट को ज़रा भर नज़र उठाकर देखा। खाना खाने के बाद तराब तो इन्हें शबा बखैर कहता अपने रूम की जानिब बढ़ गया, जबकि नयाब से इन दोनों ने कहानी सुनने की फरमाइश की। मरीम तो सुनते सुनते सो गई। हरीम ने अपनी स्टोरी मुकम्मल सुनी। अब इसके सवालों का सेक्शन स्टार्ट था। मामा जानी जिस तरह लिटिल फेरी को इसकी मामा मिल गई थी, वो सब हैप्पी हैप्पी रहने लगे। आप भी हमारे साथ रहेंगी ना हमेशा? फिर हम भी हैप्पी हैप्पी रहेंगे, इसने कहानी का हवाला देते कहा। बिल्कुल क्यों नहीं मेरी जान मामा आपको छोड़कर आप कहीं भी नहीं जाएंगी ना? नायाब इसकी पेशानी चुमती बोली। सच मामा? वो एकदम खुश हुई। मुझे नायाब भी इसके अंदाज में बोली। फिर थोड़ी देर तक हरीम भी गहरी नींद में चली गई, जिसके बाद वो एहतियात से बेड से उतरी। अब इसका रुख अपने रूम की जानिब था। वो काफ़ी देर रूम के बाहर खड़ी हिम्मत जमा करती रही, बिला आखिर यहाँ पार का फैसला करती कमरे में दाखिल हुई, जहाँ इसे तराब कहीं नज़र ना आया। अभी वो वहीं खड़े खड़े देख ही रही थी कि रूम से मुंसलिक गली से वो आता दिखाई दिया। शायद वो स्मोकिंग करने गया था। वो बिना इसकी तरफ देखे अलमारी की जानिब बढ़ा, वहाँ से फर्स्ट एड का बॉक्स निकाल कर इसमें ट्यूब निकालता इसके फटे होंठ पर लगाने लगा। कुछ गलत मत समझना, तुमने जिस तरह मेरी बेटी को खुश किया ये इस एहसान का बदला है। नहीं आपको मुस्कुराता देखकर वो बोला। ट्यूब लगाने के बाद हाथ धोकर वो बेड की जानिब अपना तकिया उठाने को बढ़ा। आप बेफिक्र होकर यहाँ सो जाए, मैं वहाँ सोफे पर सो जाता हूँ। इतना कहकर वो आगे बढ़ने लगा, तभी वो जो कब से खामोश खड़ी थी भागकर पीछे से लिपट गई। आई एम सो सॉरी तराब, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे मालूम है मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, प्लीज़ अली। वो आगे से दोनों हाथों से सख्ती से इसकी शर्ट जगड़ती बोली, जबकि इसका यूं लिपटना मुकाबिल के चेहरे पर मुस्कुराहट ला गया। माफ़ तो वो इससे इसी वक्त कर चुका था जब सड़क पर वो इससे मिली थी। तब वो इसके सीने से लगी रो रही थी। इसके होंठ का फटा किनारा इस पर आया कर गया था कि वो किस कदर मुश्किल से इस तक आई है। पर फिलहाल वो इसे थोड़ा तंग करना चाहता था, इसलिए फ़ौरन चेहरे पर संजीदगी लाता हुआ इसका हाथ पकड़े अपने सामने कर गया। नायाब, बहुत रात हो चुकी है, मुझे काफ़ी नींद आ रही है, इस बारे में फिर बात करते हैं। हाँ, वो कहता सामने पड़े सोफे पर दराज हो गया, जबकि नायाब अपनी जगह खड़ी बेआवाज़ रोने लगी। पहले तो वो बर्दाश्त करता रहा, क्योंकि अब वो बिल्कुल इसके सराहने पर खड़े रोने का शुगल मना रही थी। बिल आखिर इसे खींचकर अपने ऊपर गिराया और इसके गिर्द खिसार तंग किया। बस तुमसे सिर्फ रोने वाला काम ही ढंग से होता है। वो अलग बात है कि रोते वक्त तुम्हारी नाक भी बहती है। तराब के कहने पर नायाब ने जल्दी से नाक को हाथ लगाया। झूठे। अब इसके सीने पर हल्की सी चीतर सीत करते बोली, सब
कहना वो कभी ना कहना जो कहना चाहिए। तराब मसनूई गुस्से से बोला। क्या वो हैरत से आंखें फैलाती बोली आई लव यू। तराब ने कान में सरगोशी की, जबकि वो आई लव यू टू कहती जमकर इसके सीने में मुंह छुपा गई। सुबह दरवाजे पर दस्तक दस्तक पर तराब की आंख खुली। इसने खुद को सोफे पर सोया पाया, जबकि नायाब भी इसके ऊपर ही सो रही थी। नायाब इसने हल्के से इसका शाना हिलाया, लेकिन वो कसमसा कर दोबारा आंखें मूंद की, जिससे उठने का इरादा ना हो। नायाब उठो, देखो हरीम और मरीम खड़ी हमें देख रही हैं। तराब ने इसके कान में सरगोशी की, जो काम करगी। नायाब हड़बड़ा कर उठी, लेकिन इसे कमरे के चारों और कोई ना दिखा, सो वो तराब को आंखें दिखा कर रहेगी। झूठे वो इसके बाल पकड़ती बोली, कोई नहीं कोई नहीं, मैं झूठा। अगर यकीन नहीं आ रहा तो दरवाज़ा खोल कर देख लो, कब से दरवाज़ा पीटा जा रहा है। तराब इसके हाथ से अपने बाल छड़वाता बोला। नायाब दरवाजे की तरफ मतवज्जो हुई, जहाँ वक्फे वक्फे से दरवाज़ा बजने की आवाज़ें आ रही थी। नायाब जल्दी से उठी और दरवाज़ा खोला। तब तक तराब ने तकिया बेड की जानिब बिछाला और खुद वॉशरूम में बंद हो गया। गुड मॉर्निंग मम्मा जानी, दोनों ने यकबार सलाम किया। वालेकुम सलाम मम्मा की जान, मम्मा कुर्बान। वो दोनों के गालों पर बोसा देती बोली। फिर नायाब ने दोनों को स्कूल के लिए रेडी किया, क्योंकि हरीम बाजिद थी कि वो भी स्कूल जाएगी। तराब भी रेडी होकर नाश्ते की टेबल पर आ गए। सबने नाश्ता किया। नायाब ने लंच बॉक्स से दोनों के बैग में रखे। दोनों ने बारी बारी नायाब की पेशानी पर बोसा दिया और बाहर की तरफ बढ़ गई। मेरी बारी। तराब जल्दी से आगे बढ़ा। सैदा माँ भी वहाँ थी। नायाब झिझकती आगे बढ़कर इसकी पेशानी पर बोसा दिया। जवाब में तराब ने भी भरपूर कार्रवाई इसकी पेशानी पर की, जबकि सैदा माँ की मौजूदगी में वो लाल टमाटर हो गई, क्योंकि वो मुंह में कपड़ा डाले हंस रही थी। इन्हें वहाँ पर हंसता देखकर नायाब झपक गई। फिर मुलाजमा से सारे काम अपनी निगरानी में करवाती अभी फारिग बैठी ही थी कि से मीरा माँ की दी गई अमानत का ख्याल आया। आखिर ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसे साहब ने मुझे देने के लिए कहा था। सोचती हुई वो हरीम लोगों के कमरे में गई। इसके वो बैग वहीं साइड पर रखा मिल गया। जब इस बैग के अंदर देखा तो इसमें से एक लेदर के चमड़े वाली डायरी निकली, जिसके फ्रंट पेज पे इसकी माँ का नाम था। ओ मामा की डायरी, तो मतलब मामा डायरी लिखने की शौकीन थी। इश्तियाक से इसके वर्क पढ़ती, वो खुद कलामी से बोलती, बेड पर बैठकर पढ़ने लगी। लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ती गई, इसकी आंखों से आंसू बहते गए। वो किसी फिल्म की स्टोरी नहीं, बल्कि इसकी माँ की आप बीती थी। कैसे इसके बाप ने इसकी माँ से ज़बरदस्ती शादी की। अगर वो शादी के लिए हामी ना भरती तो राना उमर ने धमकी दी थी कि वो इसके सारे घर वालों को जिंदा जला देगा। और वो किस कदर जालिम था, इसका राफिया को चंद घंटों में ही इल्म हो चुका था। और इसकी धमकी इतनी कारगर साबित हुई कि अपनों में जाने के बाद भी इसने ज़बान ना खोली, बस चुपचाप खानदान वालों की बातें सुनती रही। फिर इस पर इसके बाप का हमेशा हमेशा के लिए इस पर घर के दरवाजे बंद कर देना। यूँ राना उमर को फ्री हिंट मिल गई। वो जो चाहता इसके साथ सलूक करता, क्योंकि कोई पूछने वाला ना था। दरअसल वो इससे अपनी तजलील का बदला लेता, जो इसने राना को सबके सामने थप्पड़ मारकर की थी। दिन महीनों और फिर सालों में तब्दील हो गए। शादी के 5वें साल इससे माँ बनने की खुशखबरी मिली, जिस पर राना उमर भी इसे अब तंग ना करता। लेकिन जब इसने औलाद बेटी की सूरत में पैदा की, वो भी एक नहीं दो दो, तो अब सही मायनों में वो इसके लिए जलाल साबित हुआ था। ये तो अभी राफिया के ससुर और सास थे, खुदा तरस थे, जो बेटे को बहू के साथ ऐसा रवैया रखने पर कोसते रहते थे। जवाब में राना उमर भी इनसे दबता था। वजह जायदाद से आग कर देते। जो भी हो वो राफिया के लिए किसी नेमत से कम ना थे। राफिया ने इनकी खूब खिदमत की। वो अपने वालिदैन की जगह इनको समझती थी। यही वजह है कि मरते वक्त राना उमर के वालिद अपनी तमाम जायदाद दोनों बच्चियों के नाम कर गए थे, जिससे राना उमर का और पारा चढ़ गया। माँ बाप के मरने के बाद वो और शेर हो गया और अपनी मनमानी करने लगा। गलत लोगों की सोबत में उठने बैठने लगा। इन्हीं दिनों इसकी मुलाकात एक शेख से हुई, जो पाकिस्तान से लड़के सप्लाई करता था दुबई। दोनों में इतनी पक्की दोस्ती हुई कि दोनों इस काम में पार्टनर बन गए। पर शेख की नीयत राफिया पर ख़राब होगी। राना उमर इसे फोर्स करने लगा वो इसके साथ दोस्त को खुश करे। पहली बार राफिया ने इस पर हाथ उठाया था। राना उमर घर से निकल गया और राफिया भी दोनों बच्चियों के साथ करीबी पार्क में चली गई। वहाँ इसकी मुलाकात जाहिद अली से हुई, जो इसका बचपन का साथी था। दोस्त के आगे अपना गम हल्का करके जब वो घर आई, तो राना उमर ने इसे इस बिना पर बेल्ट से मारा कि मेरे सामने पारसा बनती हो, और मुझसे छुपकर अपने आशना से मिलने गई थी, जिसकी इतला इसे फ़ोन पर ही ड्राइवर दे चुका था। राना उमर ने राफिया को तब तक मारा जब तक वो मर न गई। असल गुस्सा तो इसे राफिया के मना करने पर था, जिसकी वजह से शेख ने इससे अपनी पार्टनरशिप ख़त्म करने को कहा था। राफिया की सांस थम गई तो राना उमर परेशान हो गया। फिर सुबह ही सुबह इसने कफन दफन का इंतज़ाम किया। राना उमर समझ रहा था कि इसे किसी ने नहीं देखा, जबकि वो गलत था। साहब इसे माँ को मारता देख चुकी थी, जिससे राना उमर लाइलम था। मार के जाने के बाद साहब चुप चुप सी और डरी डरी सी रहने लगी, जबकि इसके
बरखलाफ नायाब शुरू से निडर थी, शायद इसलिए इसने माँ को अपनी आंखों से मरता ना देखा था। नायाब और साहब जो बड़ी होती गई, नायाब बाप के करीब और साहब इससे दूर होती गई। मैट्रिक के बाद नायाब की जिद और राना उमर ने इसे बाहर के मुल्क भेज दिया। साहब अब तो बिल्कुल अकेली रह गई। साहब जो बड़ी बड़ी हो रही थी, राना उमर के लिए सोने की तिजोरी की चाबी बन रही थी। सबसे पहले तो 18 साल की मुकम्मल होने के बाद राना उमर ने जायदाद के पेपर्स पर दस्तखत करवाए। फिर इसका रिश्ता इसी शेख से तय कर दिया जिसने इसी शर्त पर पार्टनरशिप ना तोड़ी थी कि बड़ी होने के बाद साहब की शादी शेख से ही होगी। साहब ने तो एहतजाज किया, जिस पर इसे भी राना उमर ने बेल्ट से मारा। आखिरकार वो राजी होगी, लेकिन मेहंदी वाले दिन ही वो वहाँ से भाग गई थी। नायाब ने डायरी बंद की। इसकी मामा को भी इसके पापा ने ही मारा था। वो जैसे जैसे सोच रही थी सब आईने की तरह साफ साफ था। डरी की वजह से वो सारा दिन अफसुदा रही। शाम में जब तराब लौटा तो वो तराब के सर हो गई। बकौल इसे जानना था कि साहब इस तक कैसे पहुंची, क्योंकि डायरी में आगे चंद सफ़े साहब ने अपनी आबिती के लिखे थे, वो भी यहाँ तक कि शाम को इसका भाग जाने का इरादा था। नायाब की बात सुनकर तराब ने से शुरू से आखिर तक सब बताया। हम बहुत खुश थे अपनी ज़िंदगी में। फिर एक दिन जब मैं पुलिस स्टेशन से लौटा तो साहब को सीढ़ियों के नीचे खून में लथपथ पाया। मैं इस तक पहुंचा, इससे पहले कि इसे उठाता किसी ने कोई वजनी शय से मेरे सर के पीछे हिस्से पर वार किया। मैं वहीं बेहोश हो गया। जब होश आया तो डॉक्टर ने बताया कि साहब के यहाँ 2 जुड़वा बच्चियों की पैदाइश हुई है, जबकि खून ज़्यादा बहने की वजह से वो जिंदा नहीं रह सकी और मुझे छोड़कर चली गई। बाद में इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि साहब को मारने वाला कोई और नहीं, साहब का बाप ही था। तराब अपनी इस वक्त की बेबसी को याद करता रो पड़ा जब वो साहब को बचाने के लिए कुछ न कर सका। नायाब ने आगे बढ़कर इसे अपने आप में समेटा। आपने फिर इनको सज़ा क्यों ना दिलवाई? नायाब अब उदास सी बोली। वजह मेरी बच्चियां थी, अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरे बाद इनका कौन सहारा बनता? तराब ने हकीकत मंदी से कहा। पर मैं बिल्कुल ही हाथ पर हाथ धरे ना बैठा। मैंने सामने से ना सही, लेकिन बीच बीच में से इसे हार्ट अटैक दिए हैं। अब के वो राजदराना सा बोला। मतलब कैसे? नायाब ने ना समझे से देखा। वक्त आने पर सा मालूम हो जाएगा तराब। उन्होंने मेरी मामा को भी मारा था, जिसका सबूत डायरी में है। नायाब ने कहते हुए डायरी इसके आगे की। नायाब, तुम्हें मालूम है हमारे बीच एक और रिश्ता भी है? वो डायरी इससे लेते हुए बोला। मसलन कौन? इसने सवाल नजरों से इसे देखते हुए कहा। तुम्हारी अम्मी मेरी खाला थी। तराब के कहने पर हैरत के सबब इसका मुंह खुल गया। वाकई? मतलब आप मेरी इफ़त खाला के बेटे हैं? नायाब ने इसका चेहरा छूते हुए कहा, जैसे यकीन करना चाहती हो। वो इसका हाथ पकड़कर से चूमते हुए बोला। तराब वो इसके सीने में मुंह छुपाकर अपना सारा गम आंसू के सुर में बहाने लगी। सारी गलतफहमियां दूर हो गई थी, सारी उलझी डोरियां सुलझ गई थी। क्या वाकई ऐसा था, या कुछ था जो अभी इससे भी भयानक था? सुबह से नायाब की तबीयत थोड़ी बोझल थी। इतवार होने की वजह से तराब और बच्चियां जाहिद अली से मिलने पिंडी गई हुई थी, क्योंकि इनकी तबीयत थोड़ी नासाज थी। तराब ने इससे भी साथ चलने को कहा था, पर इसने सहूलत से इनकार कर दिया कि फिर कभी सही। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो गई। तराब लोग अभी अभी ना आए थे। वो रूम में ही लेटी थी कि अचानक लाइट चली गई। इसे अंधेरे से बहुत डर लगता। वो फ़ौरन उठकर बाहर आई ताकि किसी से जनरेटर का कहे, लेकिन ये क्या, सामने ही मरवान खड़ा था जिसने इसे सीढ़ियों की सिमत धिक्का दिया। इसे लगा कि इसके साथ ऐसा पहले भी हो चुका है। वो एकदम उठ बैठी। देखा तो तराब साथ ही सो रहा था। और इसका मतलब ये मेरा ख्वाब था। इसका दिल किया कि वो तराब को जगाए, लेकिन कुछ सोच कर रुक गई। पानी पीकर वो दोबारा अपनी जगह लेट कर सोने की कोशिश करने लगी। सुबह तक इसकी तबीयत में उदासी सी थी। तराब ने इसके नाना नाना करने के बावजूद इसको डॉक्टर के पास ले गया। वहाँ इसने डॉक्टर को अपने ख्वाब के बारे में बताया। इट्स ओके मिसिस तराब, इस हालत में ऐसे ख्वाब नॉर्मल हैं। डॉक्टर ने इसे रिलैक्स किया। लेकिन डॉक्टर, ये ख्वाब जैसा नहीं था। मुझे ऐसा लगता है ये सब मेरे साथ रियल में हो चुका है। वो जैसे मुतमिन ना हुई थी। क्या इससे पहले भी आपको ऐसे ख्वाब आते हैं? डॉक्टर ने पूछा। मैंने कई बार ख्वाब में खुद को सीढ़ियों से गिरते देखा है। किसी को खुद को धक्का देते भी मैंने देखा देखा है। मैं गिर रही हूँ, किसी को पुकार रही हूँ, जबकि बहुत से लोग वहाँ खड़े हंस रहे होते हैं। आपने इससे पहले किसी से अपने ये ख्वाब डिस्कस किए? मैंने अपने बाबा से। फिर वो मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। उन्होंने उन्होंने मेडिसिन लिख कर दी, जिसकी वजह से मुझे ये ख्वाब नहीं आते थे। और अब कितना अरसा हुआ है तुम्हें वो मेडिसिन यूज़ ना करने पर करते हुए? डॉक्टर ने पूछा। जब से हमारी शादी हुई है। नायाब ने तराब का हाथ सख्ती से पकड़ रखा था, जिस पर वो इसके हाथ पर हाथ रखकर इसे तसल्ली दे रहा था। कितना अरसा हुआ है आपकी शादी को? तकरीबन 7 माह। नायाब ने अंदाजे से कहा। आप ये पर्ची जाकर काउंटर पर जमा करवाएं। डॉक्टर ने एक पर्ची नायाब की जानिब बढ़ाई। नायाब ने जाने के बाद वो तराब की जानिब मतवज्जो हुई। सर, जैसा कि आपको डाउट है कि ये मिस नायाब नहीं बल्कि मिस साहब है,
क्योंकि आपने इनकी गर्दन के पीछे वैसा ही बर्थमार्क देखा है जैसे कि साहब की गर्दन पर था, लेकिन आप कंफ्यूज इस वजह से हैं कि ये चेहरा आपकी बीवी का नहीं बल्कि आपकी सिस्टर इन लॉ का है। हो सकता है कि मिस साहब के साथ कुछ ऐसा वाक़या पेश आया हो जिस पर इन्हें मिस नयाब का चेहरा दे दिया गया हो और ये सब जिन्हें वो ख्वाब समझ रही हो वो इसके ख्याल हो। और हो सकता है जो मेडिसिन वो यूज़ करती रही हो वो इस ख्याल को भुलाने के लिए की गई हों। अब जबकि काफ़ी अरसे से इसने वो मेडिसिन यूज़ करना छोड़ दी है, तभी इसे वो सब ख्यालात परेशान कर रहे हों। तस्वीर का दूसरा रुख ये भी हो सकता है कि ये वाकई तुम्हारी सिस्टर इन लॉ हो, बकौल तुमने सिर्फ नयाब का नाम ही सुना था, इससे कभी मिले नहीं। क्या पता इसकी गर्दन के पीछे भी वैसा ही बर्थमार्क हो, और ये भी हो सकता है कि नयाब के साथ ही वैसा ही वाकया हो जो इससे ख्वाबों में महसूस होता है, और इसके फादर वाकई इसका सच में इलाज करवा रहे हों। लेडी डॉक्टर ने दोनों पहलू तराब के सामने रखे। पर डॉक्टर, इस तरह की सिचुएशन तो इसके लिए ठीक नहीं है ना, वो भी इस हालत में इसका कोई तो हल होगा। तराब परेशानी से बोला, एक हल है, अगर हम इस चीज़ की जड़ तक पहुंच जाए, मतलब हमें मालूम हो जाए कि ये सब किस वजह से हो रहा है। डॉक्टर ने कहा, लेकिन ये सब कैसे मालूम होगा? तराब ने बहुत उम्मीद से डॉक्टर से पूछा। अगर वो मेडिसिन जो नयाब इस्तेमाल करती रही है वो हमें मिल जाए तो। लेकिन इससे क्या होगा डॉक्टर? तराब जल्दबाजी में डॉक्टर की बात काट चुका था। इससे होगा ये कि हमें इतना तो मालूम हो जाएगा वो मेडिसिन दी क्यों जा रही थी। इस मेडिसिन से हम बीमारी तक पहुंच सकेंगे। आया वाकई वो दवाई नायाब की मेमोरी को मिटाने के लिए दी जा रही है, या कोई दिमागी दवाई है एक्स्ट्रा वगैरह। फिर इसके बाद डॉक्टर वो बेचैनी से बोला, मिस्टर तराब, आप खुद एक ऑफिसर हैं, जानते होंगे जब तक कुछ प्रूफ हाथ ना लगे आगे का लाइला अमल तय नहीं करते। हमारे प्रोफेशन में भी यही रूल लागू होता है, जब तक बीमारी का पता ना चल जाए हम इलाज का पहले से कैसे बता सकते हैं। और वैसे भी मैंने तुम्हारे आगे दो ऑप्शन रखे हैं, इनमें से कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर की बात पर वो सिर्फ सर हिला कर रह गया। ओके, तो फिर बाद में मिलते हैं, मुझे अभी दूसरे मरीज को देखने जाना है। लेडी डॉक्टर प्रोफेशन दास में कहते अपनी जगह से उठी, जबकि वो सर झुकाए किसी गहरी सोच में मसरूफ था। अल्लाह पर भरोसा रखो, वो कोई ना कोई सबील ज़रूर निकाल लेगा, और मैं दुआ करूँगी तुम्हारा यकीन सच्चा हो। उसके कंधे पर हाथ रखती, से तसल्ली देती वहाँ से चलेगी, और वो अपनी सोचों में गुम आमीन कहना ना भूला था। डॉक्टर के जाने के बाद वो भी अपनी जगह से खड़ा होता, बाहर निकल के जहाँ पर शांसी नायाब इसी का इंतजार कर रही थी। फिर बहुत जल्द वो इस मेडिसिन तक भी पहुंच गया जो नायाब खाती आ रही थी। इसने डॉक्टर के पास भी भेज दी थी। आज फिर वो डॉक्टर के रूबरू था, जबकि डॉक्टर चुप सी बैठी थी और तराब को इनकी खामोशी बेचैन कर रही थी। आखिर इससे बर्दाश्त ना हो सका तो पूछ लिया, क्या बात है डॉक्टर? एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। सोच रही हूँ कि कैसे कहूँ, क्या यही यही कि तुम्हारा यकीन जीत गया वो साहब ही है। मगर जहाँ वो डॉक्टर की बात पर खुश हुआ था, वहाँ मगर पर आकर हुआ उठा परेशान सा हो उठा। मगर क्या डॉक्टर, तुमने जो मेडिसिन मुझे दी है इसमें मेमोरी लॉस करने के साथ साथ कुछ और भी मेडिसिन है, जिससे मालूम हुआ कि साहब की फेस सर्जरी हुई है, और ये जो मेमोरी डिलीट करने के लिए इसे दवाई दी जाती रही है ये आम नहीं है। इसके 3 या 4 डोज ही काफ़ी इंसान के लिए, जिससे वो ऐसा हो जाता है जिसे अभी ही माँ के पेट से आया हो। लेकिन साथ ही इसे कुछ ऐसी दवाई भी दी जा रही थी जिससे वो सब कुछ ना भूल पाए। यानी वो सिर्फ कोई ऐसा वाक़ये को साहब की याददाश्त से मिटाना चाहते थे जिसे साहब के अलावा कोई नहीं जानता, और इसे नायाब का फेस दिया गया, मतलब वो हर हाल में नायाब को ही ज़िंदा रखना चाहते थे। क्या ऐसा कुछ साहब जानती है? तुम्हें इस बारे में इल्म है? आपके डॉक्टर ने तराब की तरफ देखते हुए पूछा, सवाए इसके कि इसने अपनी वालदा का कत्ल 5 साल की उम्र में होते देखा था, जिससे किसी और ने नहीं बल्कि इसके वालिद ने ही कत्ल किया था। तराब डॉक्टर की बात पर हल्का सा बोला, नहीं ये मामला कुछ और है। डॉक्टर ने पुरसोच अंदाज में कहा, आप परेशान ना हो, मैं अपने सीनियर से इस बारे में मालूमात लेती हूँ। तुम ऐसा करो, जहाँ तक हो सके नायाब को ये यकीन दिलाओ कि ये सब ख्वाब है, और इस हालत में ऐसा हो सकता है जितना हो सके इसे स्ट्रेस से दूर रखो। वो घर में अपनी स्टडी में बैठा था, जबकि इसके हाथ में राफिया की लिखी हुई डायरी थी जिसमें कुछ सफ़े साहब ने भी लिखे थे। वो 4 मरतबा पढ़ चुका था, लेकिन इसे इसमें कोई क्लू ना मिला। क्लू क्लू क्लू, वो डायरी को अपने हाथ में उलट पुलट कर रहा था, ज़ुबान से क्लू कहे जा रहा था। अचानक इसके दिमाग में झमका हुआ, ओ माई गॉड, ओ माय गॉड, मैंने इतने सामने की चीज़ कैसे भूल सकता हूँ। वो जल्दी से अपने रूम में आया और अलमारी के ऊपर हाथ बढ़ाकर वहाँ मौजूद कोई चीज़ उठाई। वो जो साहब वो सॉरी
वो जल्दी से अपने रूम में आया और अलमारी के ऊपर हाथ बढ़ाकर वहाँ मौजूद की को उठाया। वो की साहब के लॉकर की थी। इसे जल्दी से साहब का लॉकर खोला और इसमें से इसकी डायरी थी। साहब को भी अपनी माँ की तरह डायरी लिखने की आदत थी। वो दोनों डायरियाँ लेकर लेकर लॉकर को ताला लगाता वापस स्टडी में बंद हो गया। पहली डायरी इसकी शादी से पहले थी। इसमें सारी इसकी और इसकी बहन नायाब की बातें थी। दूसरी डायरी में साहब की शादी के बाद की थी, जिसमें इसने अपने और तराब के बारे में लिखा था। इसके साथ गुजरा एक एक पल। लेकिन डायरी के आखिर हिस्से में इस पर कुछ ऐसे इंकशाफ हुए कि वो लर्ज उठा। वहाँ साहब के हाथ से डोर की कुछ पिक्चर्स थी, जिसमें इसने अपनी और नायाब की पिक्चर्स बनाई हुई थी, लेकिन वो सेम ही थी। इनमें राय के बराबर जितना भी फ़र्क ना था। अगर ये दोनों बहनें हमशक्ल थीं तो फिर साहब को सर्जरी के ज़रिए किसका फेस दिया गया था। वो मज़ीद उलझ गया। इसने साहब के चेहरे वाली लड़की को गूगल पर सर्च किया और कुछ इसे मालूम हुआ। दिल चाहा अपना सारा पिस्टल राना उमर की खोपड़ी में खाली कर दे। वो घर पर अकेली थी। एकदम लाइट चली गई। वो दौड़ते हुए बाहर आए तो इससे कोई नज़र ना आया। सईदा माँ, इसने मुलाजमा को आवाज़ें भी लगाईं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तभी 3 नकाबपोश इसकी तरह बड़े। कौन कौन हो तुम? नायाब घबराई सी बोली थी। तीनों ने बिना कुछ कहे अपने अपने नकाब उतारे। एक मरवान, एक मामून और एक था राना उमर। वो इसकी जानिब बढ़ने लगे। राना उमर इसकी तरफ बड़ा ही था। वो इसके पीछे की जानिब दिखा देती सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। वो तीनों भी इसके पीछे ही थे। वो तेज तेज सीढ़ियों से उतरने लगी। इसका पाँव मुड़ा। इससे पहले कि वो गिरती, किसी ने इसे मजबूत इसे थामा। इसके ज़हन में एक झमका हुआ। तराब, वो कहती, इसके सीने से लगी, बेहोश हो गई। जल्दी ही इन्हें माँ बाप बनने की नवीद सुनाई गई। वो दोनों बहुत खुश थे। अपनी ज़िंदगी से अल्लाह का शुक्र करते ना थकते थे। लेकिन जल्द ही इनकी खुशियों को किसी की नज़र लग गई। हुआ यूं कि रोज़ की तरह वो खाना बनाने, तराब की वापसी का इंतज़ार करती, अपने रूम में अच्छी तरह तैयार होने लगी। बस थोड़ी दिन थे, फिर जल्दी से 2 से 4 हो जाते। इन्हें डॉक्टर ये बता चुके थे कि इनके ट्विंस थे। ये न्यूज़ इनकी खुशियों को दोबारा कर गई थी। वो आईने में खड़ी होकर सर से पाँव तक खुद का जायज़ा ले रही थी और मुतमिन सी होकर वो सर से पाँव तक तराब की पसंद की मुताबिक ढली हुई थी। तभी अचानक इसके कमरे की लाइट चली गई। पहले तो वो डरी, फिर इससे तराब की शरारत समझती चुपचाप खड़ी रही। तभी इसे दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। किसी के कदमों की चाप इसके करीब आकर रुकी। किसी की गर्म सांसें इसकी गर्दन को झुलसा रही थी। वह शर्मीगी सी मुस्कुराहट होंठों पर लाए सर झुकाए खड़ी थी। साहब, किसी ने गंभीरता सा इसे पुकारा, लेकिन वो चूंकि और एकदम दूर हटी। ये आवाज़ इसके तराब की तो नहीं थी। कौन कौन हो तुम? इसके दूर होते हुए वो पीछे दीवार से जा लगी। इस आदमी ने जेब से लाइटर निकालकर रोशन किया। इसका चेहरा देखते ही साहब की आंखें फटी की फटी रह गई। तुम? वो इतना ही कह सकी। हाँ मैं। आज तक कोई ऐसी लड़की नहीं देखी जो मेरी पनाहों में आए और खुश ना हो। तुम पहली लड़की हो जिसने मुझे धुतकारा, जिससे मेरी अना बिलबिला उठी। पहले बल्कि नहीं, दूसरी पहली तुम्हारी माँ थी जिसने मुझे धुतकारा था और मौत को गले लगा लिया था। जानना चाहोगे तुम्हारी माँ की मौत कैसे हुई? राना उमर से मैंने कह दिया था कि जिंदा या मुर्दा मुझे इसकी बीवी चाहिए। इसे बेल्ट से मारने के बाद वो समझा कि राफिया मर गई, इसलिए वो इसे मेरे पास छोड़ गया। लेकिन वो बदकिस्मत थी, इसलिए तो इतनी मार के बाद भी जिंदा रही और पूरे 5 साल जिंदा रही। और मेरी दाश शट अप साहब चलाई। कमीने, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। साहब ने तैश में आते ही इसका गिरबान पकड़ ले, जिससे मुकाबिल की आंखों में खून उतर आया। यहाँ तक आने का हक तो मैंने कभी अपने बाप को भी ना दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। कहते साथ ही इसने साहब को एक थप्पड़ सीध किया। साहब की आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। तभी इसने इसके बालों को नोचने से अंदाज में पकड़ा और इसे लिए बाहर की तरफ बढ़ा। वहाँ कॉरिडोर में मामून और मरवान और राना उमर भी थे। इसे साहब को राना उमर के कदमों में ला पटखा। बाबा, वो बाप को देखकर तड़प कर इसकी जानिब बढ़ी। बाप भी इसकी हालत देखकर तड़प गया। नौफल गुस्सा में अपनी जगह, लेकिन तुम्हें मेरी बेटी से इस तरह बिहेव करने की इजाज़त नहीं है। वो साहब को दोनों शानों से पकड़कर इसे अपने सीने से लगाते बोला। बाप के सीने से लगे वो फूट फूट कर रो दी। इसकी अगली बात पर वो हैरत के झटके से इससे दूर हुई। राना उमर बोले कि तुम्हें जो भी करना है जल्दी जल्दी करो। मैं अपनी बेटी को इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकता। इसे जैसे जल्दी इसे ज़िंदगी से रहाई दो। जबकि इसकी बात पर वहाँ सब का कहका गूंजा। क्या हुआ बच्चे, आओ ना, मेरे पास आओ। मुझसे दूर क्यों जा रही हो? वो सब आस्ता आस्ता इसकी जानिब बढ़ने लगे, जबकि वो पीछे कदम लेने लगी। देखो, मुझे छोड़ दो। मैं वादा करती हूँ तुम्हारे बारे में किसी को कुछ ना कहूँगी। अपना मुंह सी लूँगी। प्लीज़ मुझे जाने दो। मुझ पर रहम करो। मेरे साथ 2 ज़िंदगियों का सवाल है। अगर
इन्हें कुछ हुआ तो मेरा शौहर जीते जी मर जाएगा। वो इनके आगे हाथ जोड़ती बोलती, लेकिन वो यूं ही बढ़ने लगे। अचानक राना उमर इसकी तरफ बढ़ता वो तेजी से पीछे हुई। ये देखे बिना के पीछे सीढ़ियां थी और वो गिरती चलेगी खून से लथपथ। वो इन चारों को हंसते हुए अपने पास आता देख रही थी। नौफल इसके ऊपर झुका और माथे से निकलते इसके खून को उंगली लगाकर चींची करने लगा। उमर, इसने साहब के बाप को आवाज़ दी, ये मरनी नहीं चाहिए किसी भी हाल में, ये मुझे ज़िंदा चाहिए। लेकिन एक बात याद रहे कि जब मेरे पास आए तो इससे अपने माजी कुछ याद नहीं होना चाहिए। तुम जो करो जैसे करो, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। इसने मेरा शेख नौफल का गिरबान पकड़ा है। इसकी तो मैं वो हालत करूँगा कि मौत से भी रहम की भीख मांगेगी तो मौत भी इससे ना मिलेगी। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, इससे जितना जल्दी हो सके मेरे पास भेजो। ये कहकर वो निकलता चला गया। थोड़ी देर बाद गाड़ी के टायर चढ़ाए तराब इसने जख्मी हालत में भी इसको पुकारा। फिर वो इसे आता हुआ दिखाई दिया। इससे गोद में लेता हुआ उसका गाल सहला रहा था। तभी किसी ने इसके सर पर किसी भारी शय से वार किया। तराब वो चीख मार कर उठी, देखा तो हॉस्पिटल के बेड पर थी। तराब इसके सराहने ही बैठा था। वो तराब को अपने पास पाती इसके गले से लगती रोए जा रही थी। तभी इसे अपने वजूद में खालीपन का एहसास हुआ। तराब, ये इससे पहले कि वो कुछ बोलती, तराब ने इसके कान में कहा, मुबारक हो, हमारा बेटा हुआ है। जबकि वो हैरान रह गई। सच में वो इसकी हैरानगी भांपता बोला था। कहाँ है वो? साहब ने पूछा। वो बाहर है। हरीम और मरीम कहाँ है? वो ठीक तो है ना? तराब, आपको मालूम है मुझे सब याद आ गया है। मैं साहब हूँ। हरीम और मरीम मेरी ही बेटियां हैं और वो मेरे जिस्म का हिस्सा है। मैं इतने दिन अपनी बेटियों से गाफिल रही, मुझे कुछ याद नहीं आता था। वो बेरब्त से बोले जा रही थी जबकि तराब बिना कुछ कहे बस इसे सुने जा रहा था। थोड़ी देर बाद ही नींद की दवाई की वजह से वो गनुदगी में चलेगी। डॉक्टर, क्या साहब की याददाश्त वापस लाने का कोई तरीका नहीं है? एक तरीका है, अगर वही सब इसके सामने दोहराया जाए तो मुमकिन है कि इसकी मेमोरी वापस आ जाए, पर इसमें रिस्क है। 90% चांस है, जबकि 10% ये है कि इसकी मेमोरी बिल्कुल जा सकती है। मतलब जिस आज में वो तुम्हारे साथ जी रही है इसे वो भी याद ना रहे। ये अब तुम पर है, तुम क्या करना चाहोगे? तराब, मैं 90% के साथ जाना चाहूँगा। फिर इसने अपनी दो कुलीग के साथ मिलकर इन तीनों के मास्क पहनकर वो सब किया जिससे साहब की याददाश्त वापस आ गई। पर अब सवाल ये था कि अगर नायाब ही साहब है तो नायाब कहाँ गई? कुछ तो गड़बड़ है। फिर इसका जवाब भी तराब को बहुत जल्द मिल गया। राफिया की मेरी डायरी के तहत, जिसमें साहब ने ये इकरार किया था कि मेरी माँ को मेरे बाप ने ही मारा है। वो राना उमर का अरेस्ट वारंट लेकर राना उमर के बंगले पर पहुंचा, जहां इन्हें मीरा माँ की लाश मिली। क्योंकि साहब के भाग जाने के बाद अब नायाब का भी एन एन मौके पर भाग जाना राना उमर को शक में डाल गया। इसलिए इसने फुटेज पर मीरा माँ को नायाब के साथ देख लिया था। इसलिए इसे बहुत बेरहमी से कत्ल किया गया था। इन्हें रस्सियों में बांधकर इन पर खूब तशद्दुद किया हो, जैसे यूं गुस्से में राना उमर अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार गया था। जगह जगह नाकाबंदी की गई थी। कई जगहों पर छापे मारे गए थे जहां से राना उमर का काफ़ी काला पैसा, स्मगलिंग का सामान और लड़कियां पुलिस ने बरामद की। लड़कियों के बयान से साबित हुआ कि इन्हें गैर कानूनी तौर पर दुबई ले जाकर वहां के शेखों को मुंह मांगे दामों से बेचते थे। यूं एक के बाद एक शिकंजा राना उमर और इसके साथियों के गिर्द कसता चला गया। बिलाखिर इन्हें गैर कानूनी तौर पर बोट के जरिए दूसरे मुल्क जाते हुए पकड़ा गया था। इनका इरादा यहाँ से ईरान, वहाँ से इंडिया और फिर वहाँ से बाय एयर दुबई जाने का था। लेकिन ऐन वक्त पर पड़ते छापे ने इन्हीं के मुंह के बल गिरा दिया था। पुलिस स्टेशन में खुद तराब ने हर एक पर अपने हाथ साफ किए। आखिरकार राना उमर ने इतराफ़ किया कि इसका इरादा तो साहब को मारने का था, लेकिन दुबई के एक अरबपति शेख जिसका नाम डॉन था, इसने साहब को जिंदा रखने को कहा था। इसलिए ना चाहकर इसकी जगह इसकी बहन नायाब को मारा गया और साहब की सर्जरी करवा के इसे डॉन की गर्लफ्रेंड का चेहरा दिया गया और नाम नायाब का, क्योंकि सबको यही मालूम था कि राना उमर की दो बेटियां हैं, लेकिन इनकी दूसरी बेटी को किसी ने नहीं देखा था। हत्या के सर्वेंट ने भी वजह वो शुरू से बाहर किसी ने नहीं देखा था। हत्या के सर्वेंट ने भी वजह वो शुरू से बाहर रही थी, वहीं सारी ज़िंदगी गुजारी। सिर्फ साहब ही जानती थी कि वो इसकी हमशक्ल है। इसे इसी दिन एमरजेंसी में राना उमर ने बुलवाया था जिस दिन साहब ने जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया था। नायाब को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर साहब की जगह लटा दिया गया, जबकि साहब को वो वहीं से लिए दुबई आ गए थे, जहां डॉन के ही ज़ेरे निगरानी साहब के चेहरे की सर्जरी की गई थी। क्योंकि
डॉन की महबूबा इस वक्त कोमा में है और वो बहुत सी जायदाद की अकेली वारिस है, जबकि इसको डॉन की असलियत का पता चल चुका था। इसलिए डॉन ने इसको मारने की कोशिश की, जिसके नतीजे में वो कोमा में थी। डॉन को इसकी जायदाद तभी मिलती जब जब इसकी अपनी गर्लफ्रेंड से शादी होती, वरना इसके मरने की सूरत में सब ट्रस्ट के नाम हो जाता। साहब को इसका चेहरा देकर वो इसे और जोर साहब को इसका चेहरा देखकर वो इसे ओवरडोज देते रहे थे ताकि वो अपनी पिछली ज़िंदगी भुला दे। फिर राना उमर ने इसके जहन में तराब के ख़िलाफ़ बातें बढ़नी शुरू की, जिससे इसे यकीन हो गया कि वो नायाब है और जो मर चुकी है वो साहब है जिसे जिसे इसकी बहनोई ने मारा है। इनका प्लान था कि मरवान के साथ निकाह करके साहब को दुबई ले जाकर इसे डॉन नौफल के हवाले कर देंगे। साहब को मारकर नायाब को ज़िंदा रखने की एक वजह यह भी थी कि राना के बाप ने अपनी सारी जायदाद इन दोनों के नाम कर दी थी। साहब तो प्रॉपर्टी के कागजात पर सिग्नेचर करवा चुका था, लेकिन नायाब की आउट ऑफ कंट्री होने की वजह से इसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी और इसे मारना पड़ा। जबकि इसके नाम पर जो जायदाद थी, इसमें एक ऐसा प्लॉट भी था जिसकी कीमत अरबों में थी, जिसे देखकर राना उमर के मुंह से राल टपकने लगी। इसका इरादा साहब से नायाब के नाम हुई जायदाद पर साइन करवाने के थे। तभी न जाने इसके जहन में क्या समाई कि वो पासपोर्ट चुराती दुबई से अब पाकिस्तान आ गई और यहाँ आकर हॉस्टल में रहने लगी। साथ यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले लिया। इसका मकसद तराब से बदला लेना था। जबकि वहाँ नौफल डॉन को जब इसके पाकिस्तान जाने का पता लगा तो वो बहुत चलाया गुस्सा हुआ। जबकि राना उमर ऊपर से बाजार परेशान, जबकि अंदर से खुश थे, क्योंकि जायदाद के पेपर्स पर साइन करने के लिए इसका पाकिस्तान में होना लाजिम था। ये इनके वकील की डिमांड थी, इसलिए इसने नायाब के नाम का खुफिया पासपोर्ट वगैरह भी बनवा रखा था। कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती थी, जिससे शेख ला इल्म था। 1 महीने तो डॉन ने राना उमर को अपनी कैद में रखा। फिर अपने 2 खास बंदों शेख मामून और इसके भाई मरवान के साथ राना उमर को पाकिस्तान भेजा, इस बेस पर कि जजा जल साहब इसके पास दुबई में हो। लेकिन यहाँ किस्मत अपना खेल खेल चुकी थी। वक्त फिर से इन दोनों को करीब ले आया था। गो कि वो खुद भी इस सब से अनजान थे, लेकिन वो ज़्यादातर अजनबी ना रह सके। इसमें ज़्यादा दखल तराब का था। वो शादी की पहली सुबह ही जान चुका था कि वो इसी की साहब है और इसका यकीन सच्चा साबित तो हुआ था। जीत इसके प्यार की ही हुई थी। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत मुलजिम राना उमर को फांसी की सज़ा सुनाती है और साथ ही इसके साथियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई का फैसला सुनाती है। अदालत के फैसले पर कटहरे में खड़े साहब जिसने राना उमर के खिलाफ बयान कटहरे में खड़ी साहब जिसने राना उमर के खिलाफ बयान दिया था शुक्रगुजार हुई। आज वो अपनी माँ और बहन के सामने सुरखरू हो गई थी, जिसने इसके कातिल से इसका बदला ले लिया था। तराब लपक कर कटहरे में आया था और अपनी जान से अजीज बीवी को खुद में बींच गया था, जो अपनी माँ और माजाई की बेकसूर मौत पर फूट फूट कर रो रही थी। कितनी बदनसीब थी ना वो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। इसकी अम्मी भी 2 जुड़वा बहनें थी, एक साथ ही इस दुनिया में आई, लेकिन जब इस दुनिया से गई तो दोनों को भी आखिरी वक्त एक दूसरे का दीदार नसीब ना हो सका। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। दोनों साथ ही आई थी, लेकिन इसे पता ही ना चला कि कब नायाब इसे छोड़कर चलेगी। दुख तो ये था कि इसे ज़िंदा रखने के लिए इसे बेकसूर मारा गया था और फिर इसे अपने ही कत्ल का बदला लेने के लिए भड़काया गया था। इन सब में नायाब कहाँ थी? वो एक ऐसा खामोश किरदार था इसकी ज़िंदगी का कि जिसके जाने का भी पता ना चल सका। वो घर से भागते वक्त अपनी माँ की डायरी इस आस पर मीरा माँ को दे आई थी कि नायाब को भी इस जैसे हालात का सामना करना पड़े, इसे सब से पहले मालूम हो। लेकिन वो क्या जानती थी कि मीरा माँ वो डायरी वापस इससे ही देंगी, यानी वो अनजाने में ही खुद ही मदद कर गई थी। 15 दिनों के रिमांड में रखने के बाद बिलाखिर वो तीनों अपना जुर्म कबूल करने पर तैयार हो गए। इन सब में राना उमर ने बहुत हाथ पैर मारा, लेकिन इस बार वो बुरी तरह फंसा था। सारे सबूत इसी के खिलाफ थे। ये नहीं कि मामून और शेख मरवान ने ये भी कबूल किया कि इनका बड़ा हेड शेख नौफल है, जो इनको लीड करता है, जिसकी वजह से दुबई की पुलिस से रब्ता किया गया, जिससे मालूम हुआ कि वो पहले ही पुलिस की हिरासत में है, क्योंकि इसकी महबूबा कौमे से होश आ चुका था, जिसने इसके खिलाफ पुलिस को गवाही दी, जिस पर पहले इसे 10 साल काला पानी की सज़ा दी गई, इसके बाद फांसी की, जिस पर नौफल चलाया कि इसे फांसी की सज़ा सुनाई जाए। साहब के दिल से ये बोझ भी हट गया कि वो अपनी माँ के कातिल को सज़ा ना दिलवा सकी। तराब की संगत में खुशी खुशी वो अदालत से बाहर आई। मीरा माँ, आपने ठीक ही कहा था कि अल्लाह एक हद तक ही जालिम की रस्सी दराज करता है, जब खींचता है तो इन्हें फड़फड़ाने तक का टाइम नहीं मिलता, जैसा कि इन चारों के साथ हुआ था। 1 हफ्ते बाद
आज तराब और साहब के बेटे का हकीका था, जिसमें जाहिद अली और नफीसा बेगम ने शमूलियत करके इनकी खुशियों को दोबारा कर दिया था। तराब के बेटे का नाम शहाब रखा गया था, जो कि नफीसा बेगम ने ही रखा था। इनका रवैया पहले की निस्बत काफ़ी तसल्ली बख्श था। वजह शायद पोते को देखकर या साहब को तराब की बीवी के रूप में देखकर दादी को बताया गया था कि एक हादसे में साहब तराब से बिछड़ गई थी, जिससे वो समझा कि साहब मर चुकी है, लेकिन अब वो इससे मिल चुकी थी। जबकि जाहिद अली से तराब ने कुछ ना छुपाया था। जाहिद अली को खुशी हुई राफिया की बेटी को अपनी बहू के रूप में देखकर। फंक्शन में तराब के बहुत से सीनियर जूनियर पुलिस वाले अपने बेगमात के साथ है। सब खूब हल्ला गुल्ला कर रहे थे। खुशगवार माहौल में खुशगवार शाम का अख्ताम हुआ। तराब हरीम और मरीम को इनके रूम में सुलाह आया। शहाब को लेने अपनी रूम की जानी बढ़ी। इसको बेड पर लटाती खुद ड्रेसिंग रूम के आगे खड़ी अपनी जूती उतारने लगी। तभी अपने पीछे तराब के उभरते अक्स को देखा, जो इससे ही पुरशौक निगाहों से देख रहा था। क्या है? साहब ने इसे यूं खुद को तकता पाकर पूछा। कुछ नहीं कहते साथ ही इसने अपनी पॉकेट से एक चेन निकाली और इसे साहब के गले की जिनत बना दिया। साहब इस चेन को इश्तियाक से छू कर देख रही थी, जिसमें अल्फ़ाबेट में एस और टी डायमंड के नगीनों से लिखे हुए थे। बहुत प्यारी है। साहब बच्चों की तरह खुश होती बोली, जबकि तराब इसके यूं खुश होने पर मुस्काया और इसका रुख अपनी जानिब किया। मेरी जान से ज़्यादा तो नहीं कहते साथ ही इसकी पेशानी पर बोसा दिया, जबकि इसके अकीदत भरे लम्स पर वो सुकून से आंखें मूंदे खड़ी रही। तराब इसे बाहों में उठाए बेड तक लाया। खुद लेट कर इससे अपने साथ अपने सीने पर लटाकर इसके घने बालों में उंगलियां फेरने लगा। जबकि साहब को सुरूर सा मिल रहा था। इसकी आंखें खुद ब खुद नींद से बंद हो रही थी। हे सोना मत। तराब ने अपना कंधा झटका, जिससे साहब की आंख खुल गई। तराब, आपसे एक बात पूछूं? वो थोड़ी के नीचे हाथ की पुष्टकाय इसके सीने पर हाथ रखे से देखते हुए बोली, पूछो। जबकि वो इसके बालों में अभी भी हाथ फेर रहा था। आप मुझे तक आए मीन नायाब तक कैसे पहुंचे, जबकि आपने तो नायाब को देखा हुआ भी ना था? ये सवाल तो कब से साहब के ज़हन में चल रहा था। जिस दिन तुम अपनी एनआईसी के गुमने की एफआईआर लिखवाने आई थी, वहीं मैंने तुम्हारे बारे में सब पढ़ लिया था और तुम्हारी वल्दियत में राना उमर का नाम देखकर मैं तुम्हें पहचान गया था। तभी तुम्हें अगवा करके तुमसे निकाह किया था। मेरा इरादा तुमसे निकाह करने का था, लेकिन पता नहीं कौन सी ताकत थी जिसके ज़रिए से मैं तुम्हारे करीब आ गया और तुम्हें पहचान गया कि तुम ही मेरी साहब हो। लेकिन इस फेस की वजह से मैं उलझन में था। मैं इस फेस को नायाब का ही समझ रहा था, लेकिन तुम्हारी डायरी ने इस मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया। लेकिन एक बात मुझे समझ ना आई, नायाब और तुम हम शक्ल थी, तो तुम्हें नायाब की जगह किसी और का चेहरा देखकर हैरानी ना हुई? आपके तराब ने भी इससे अपनी उलझन बताई। इस हादसे के बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को हॉस्पिटल में पाया। मुझे कुछ याद ना था। रिश्ते के नाम पर मेरे करीब सिर्फ पापा थे। फिर पापा ने ही मुझे बताया कि मेरा बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, जिससे मेरा चेहरा बुरी तरह झुलस चुका था। इसलिए सर्जरी के ज़रिए मुझे नया चेहरा दिया गया। लेकिन थोड़े अरसे बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरा जहन बिल्कुल ब्लैंक है। मुझे कुछ याद ही नहीं। कई मरतबा तन्हाई में मैंने एक्सीडेंट के बारे में सोचने की कोशिश की, लेकिन कुछ याद ना आ सका। बाबा ने बताया कि एक्सीडेंट की वजह से मेरे ब्रेन में चोट लगी है, जिसकी वजह से मुझे सही से कुछ याद नहीं। इसलिए मेरा इलाज चल रहा है और मुझे दवाइयाँ दी जाने लगी। साथ ही मेरा बाबा मेरा ब्रेन वॉश करने लगे। मेरी जुड़वा बहन साहब को इसके शोहर तराब ने मार डाला है। सुबह और शाम वो मुझे कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर कह देते, जिसकी वजह से मेरे दिल में अपनी बहनोई तराब के लिए गम गुस्सा भरने लगा। इसी गम गुस्से का नतीजा था कि एक दिन मैं बिना कुछ कहे अपना पासपोर्ट चुराकर पाकिस्तान चली आई। मेरा मकसद अपनी बहन के कत्ल का बदला लेना था। इसलिए मैं अपने घर जाने की बजाय हॉस्टल में रहने लगी। लेकिन मुझे आपके बारे में ज़्यादा कुछ मालूम ना था, सिवाय इसके कि आपका नाम तराब है और आप पुलिस में हैं। लेकिन किस्मत को हमें मिलाना था, इसलिए यूनिवर्सिटी जाते वक्त मेरा एनआईसी गुम हो गया। कहते हुए वो खामोश हो गई। ये दुनिया खुदा ने बनाई हुई है और हम सब खुदा के बंदे हैं। लेकिन कुछ लोग ये बात भूलकर खुदा बन बैठते हैं कि खुदा भी इनकी रस्सी दराज कर जाता है, जिससे वो और शय पाते हैं। लेकिन जब अल्लाह रस्सी खींचता है तो कुछ नहीं बचता। अब यही देख लो कि हम दोनों को अलग करने के लिए कितने जतन किए गए, यहाँ तक कि तुम्हें मेरे खिलाफ किया गया। तुम अपने ही कत्ल का मुझसे बदला लेना चाहती थी, पर हुआ क्या? वही ना जो खुदा को मंजूर था। तुम्हारी यादाश्त ना होते हुए भी तुम पाकिस्तान आई, चाहे बदले की आग में ही सही। फिर तुम्हारा शनाख्ती कार्ड गुम हो गया। तुम्हें बिना देखे ही मेरा तुम्हें पहचान लेना, हमारा निकाह सब मानो जैसे ख्वाब सा था। और ये सब इसलिए कि अल्लाह ने हमें मिलाना ही था। राहें खुद ब खुद बनती गईं। फिर कैसे हम जानी दुश्मन से एक दूसरे की राह दिल के मकीन बन गए, पता ही ना चला।
तराब इसकी आंखों में कहता गंभीरता से बोला, इससे साथ लटाता इसके ऊपर झुका ही था कि दरवाज़ा धड़म से खुला। तराब फौरन से साहब के पहलू में गिर गया। साहब भी पल में इससे दूर हुई। पापा आज हम आपके मामा जानी के और गुड्डू के सास होने आए हैं। गुड्डू नाम इन दोनों बहनों की ही जात था। मरियम ने आते साथ ही ऐलान किया। हाँ बाबा जानी। हरीम भी इस बात में सर हिलाती बोली। अच्छा आप कहाँ सोएंगी? बेड पर तो मेरी मामा और सिर्फ गुड्डू की जगह है। तराब बेचारगी से बोला। मुश्किल से तो साहब इसके हाथ लगी थी जिस पर भी इसकी परियां पानी फेर गई थी। तराब की बात पर वो दोनों के मुंह लटक गए। हरीम मरियम बाबा से कहो जगह दिल में होनी चाहिए। बेड काफ़ी बड़ा है, हम सब एडजस्ट हो सकते हैं। साहब ने इन दोनों के लटके मुंह देखी तो कहा, जिस पर वो दोनों पुरजोश सी बेड की जानी बढ़ी। जबकि तराब ने साहब को आंखें दिखाई जैसे साहब बड़ी खूबसूरती से नज़रअंदाज करती दोनों परियों की जानिब देखने लगी जो अब बेड पर चढ़ चुकी थी। साहब ने मुस्कुराकर इनका वेलकम किया और साहब को बेड के साथ रखे कॉट में डाल दिया। मरियम और हरीम को अपने और तराब के बीच लटाया, जिस पर तराब ठंडी आप भर कर रह गया और अपने साथ लेटी अपनी परी हरीम को हक कर गया, जबकि मरियम माँ से लिपटी हुई थी। तराब ने हाथ बढ़ाकर साहब की कमर पर में डाला और पुरसुकून से आंखें मूंद किया। थोड़ी देर बाद ही वो सब मीठी नींद सो रहे थे। तराब को जाग गए तो इससे एक शरारत सूझी। इसने अपने साथ लेटी हरीम को उठाकर अपनी साइड सुलाया और मरियम को भी ऐसे किया। अब वो दोनों दरमियान में, जबकि बच्चियां इनके तराब में सो रही थी। अब वो इजी होकर साहब को अपने साथ लगाए सो रहा था। साहब इसकी गिरफ्त पर हल्का सा किस्मसाई फिर सो गई। सुकून रूह हो तुम्हारे बगैर अब गुजारा नामुमकिन है। वो सरगोशी करता सुबह का साहब का रद्द-ए-अमल सोचता। खूबसूरत सी मुस्कान लबों पर सजाए नींद की वादियों में खो गया। जबकि खिड़की से बाहर चांद ने अंदर झांका। इन्हें यूं सोते देख इनके हमेशा खुश रहने की दुआएं करता। वो पुरसुकून होता बादलों की ओट में जा छुपा। तो कैसा लगा ये नावल? बहुत अच्छा नावल था। एक डिफरेंट स्टोरी थी, लेकिन थोड़ा सा जो माजी था नायाब साहब का, वो थोड़ा सा गटमट सा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आई। कहीं पे लग रहा था कि वो ज़िंदा है, कहीं पे लग रहा था वो मर गई। यानी कि जो साहब थी उसको वो डॉन का जो है वो उसकी गर्लफ्रेंड का चेहरा देखकर वो दुबई में उसके साथ थी या नायाब उसके साथ थी, कुछ ऐसा था। अगर आपको समझ आई हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा। लेकिन ऑल ओवर देखा जाए तो एक डिफरेंट स्टोरी थी। अच्छा था नावल। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले नावल के साथ बहुत जल्द हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।